बराबर। तो ये रिक्ता तिथि अवॉइड करते हैं। तो तिथि के 5 प्रकार हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और उसका वो तिथि दिखाया गया है। प्रथमा, षष्ठी, एकादशी नंदा में आता है, द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी भद्रा, तृतीय, अष्टमी, त्रयोदशी जया, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता, और पंचमी, दशमी और 15 जो है पूर्णिमा या अमावस्या वो पूर्णा तिथि। तो ये उसके स्वरूप है। और उसके बाद सेकंड कॉलम, एक थर्ड कॉलम जो है उसमें अगर नंदा तिथि को शुक्रवार अगर आता है तो वो बहुत ज्यादा शुभ माना गया, तो उसकी क्वालिटी बदलती गई जी। हाँ? और रविवार और मंगलवार आता है तो अशुभ है। तो भद्रा तिथि को बुधवार शुभ है, शुक्रवार अशुभ है। जया तिथि को मंगल शुभ है, बुधवार अशुभ है। रिक्ता तिथि को शनि शुभ है, गुरुवार अशुभ है। और पूर्णा तिथि को गुरुवार शुभ है, शनिवार अशुभ है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके Sir, one more question related to yoga. Sir, you had said that there are 27 yoga, right? हाँ बोलो। Hello. Yeah. So in that yoga, so those yogas are according to nakshatra. So there are like 27 nakshatra, तो 27 योग like that, और different combinations से जो योग होते हैं वो वाला योग। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो भी फिर वो सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण योग बनाए गए हैं, और वो योग अलग अलग है। वो मीन्स उसका नक्षत्र के साथ केवल नंबर में सिमिलरिटी है, बाकी ऐसा नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र और इधर का फर्स्ट नक्षत्र योग जो है वो सेम रिजल्ट देते हैं। वो दोनों के रिजल्ट परिणाम अलग है। Okay, so these नक्षत्र कैटेगरी अलग है। यस, 5 अलग अलग चीजें हैं। नक्षत्र योग्स and the other yogs which happen in that patrika, those are different yogs. यस वो भी योग का मतलब है, योग का दो यहाँ पर जो योग एक कैटेगरी है, और आप जो पत्रिका में जो योग आते हैं, राजयोग, षडाष्टक योग, तो ये जो योग आते हैं वो जो योग है वो कॉम्बिनेशन है। दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग जगह पे रेफरेंस अलग है। ठीक है, वो आएगा, पता चलेगा। ये योग एक कैटेगरी है, पंचांग का एक कैटेगरी है। पंचांग 5 अंगों में से एक अंग योग है। जैसा नक्षत्र है, जैसा तिथि है, जैसा वार है, वैसा एक योग है। सर नक्षत्र 27 है, बट इसमें ना 28 के नाम दिए गए। 28 नक्षत्र है। देखो नक्षत्र 27 है। एक अभिजीत नक्षत्र डेली रहता है। अभिजीत नक्षत्र का समय क्या होता है? अभिजीत नक्षत्र का समय क्या होता है? आप है ना म्यूट कर लो, क्योंकि कैसा है इको आ रहा है। अभिजीत नक्षत्र का जो समय है, आप म्यूट कर लो सब लोग। ठीक है, हो गया। हाँ, वो समय अगर आपके शहर का अभिजीत नक्षत्र निकालना है तो सनराइज से लेके सनसेट तक काउंट करना है। उसका जो आधा भाग होता है, वो जो सेंटर पॉइंट जो होता है, वो अभिजीत नक्षत्र में आता है। ठीक है, यस, शुरू कर देते हैं आज का सेशन। सर कहीं कहीं सतभिषा नाम लिखा गया है, कहीं कहीं सत तारिका लिखा हुआ है। दोनों एक ही है। यस सेम, दोनों एक ही है। ऐसे बहुत बार आएगा। अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसको समझ लेना, एक ही है। सर जैसे ये योग है, ये नक्षत्रों के संयोजन से बनता है या किसी और के, जैसे अपन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से राजयोग, गजराज, केसरी योग, ऐसा ग्रहों के कॉम्बिनेशन से वो अलग है। करंट किसके कॉम्बिनेशन से? ये सूर्य और चंद्रमा की, ये जो यहाँ का जो योग है ना, पंचांग का जो योग है, वो सूर्य और चंद्र की गति के कारण बनाए गए हैं। वो अच्छा, उसका मतलब जो है पंचांग के योगों में अलग है, और आप जो योग बोल रहे हैं जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो पत्रिका में वो योग अलग है। वो अलग, वो पत्रिका में, वो ग्रहों का योग है और ये नक्षत्र का
गति का योग है ये। यस, ये गति का योग है और ये एक कैटेगरी है, इसका एक मीनिंग है। कैटेगरी। जैसे जैसे नक्षत्र का एक Yes. परिणाम होता है, वैसे इस योगों का एक परिणाम हाँ। है। और वो जो ग्रहों का योग बनते हैं, वो ग्रहों के योग का परिणाम हम देखेंगे जब वो दो कॉम्बिनेशन से बनता है, किसी की दृष्टि से बनता हाँ। है, वो हाँ। योगों का परिणाम भी उस लेवल पे अलग है और उसका तीव्रता जो है वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ के ऊपर है। अच्छा। यहाँ पर ये एक तीव्रता से ठीक। आते हैं। हाँ। यस। ओके, चलो, तो थैंक अभी यू हम लोग शुरू कर देते हैं राशियों के। पहला हाँ, वो चक्र समझाना रहेगा ना, एक मिनट, वो पहले समझा देते हैं। कल का स्लाइड्स में क्या पेज नंबर है उसका? 25 यस। शैलेश सर, आपके पास Yes. आपने क्या जेरोक्स निकाले क्या किसी के? जी हाँ, जी हाँ। यानी सर की नहीं ना कुछ? नहीं, ये आपने जो कल सर ने पीडीएफ भेजी थी उसी की जेरोक्स निकाली। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है। हाँ, किसका क्वेश्चन था ये? नक्षत्र और वो राशि समझाना है। सर मेरा क्वेश्चन था हाँ, सर, बताओ। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि स्लाइड नंबर हम 32 देखते हैं, हाँ, उसमें लिखा है अश्विनी से आगे 3 नक्षत्र मेष, हाँ, और हम ये वाला चार्ट जब देखते हैं एरीज राशि, हाँ। उसमें जो नक्षत्र हैं वो हमारे अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। अश्विनी से आगे, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में अश्विनी से आगे का मतलब क्या है? आप अभी म्यूट कर लीजिए। अश्विनी के आगे का मतलब कैसा है? अश्विनी से, अश्विनी पहला पकड़ना है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये मेष में आ गए, बराबर। कृत्तिका से आगे, कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी और मृग, ये टॉरस में, वृषभ में आ गए। मृग के 2 चरण और आगे दो नक्षत्र, आर्द्रा और पुनर्वसु के 3 चरण, ये जेमिनी में आ गए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अश्विनी से आगे का मतलब है अश्विनी को पहला पकड़ना है और फिर आगे 2 काउंट करना है। तो नक्षत्र जब भी काउंट हो जाते हैं तो टोटल एक राशि में कितने चरण आते हैं? 9 चरण आते हैं। तो तीनों नक्षत्र के मिला के 9 चरण आएंगे। देखो, एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो 9 चरण आने के लिए आपको 3 नक्षत्र लाने होंगे। तो कभी कभी 2 पूरे नक्षत्र आते हैं, एक का 1 चरण आता है। कभी कभी जैसे एरीज में है कि कृतिका का 1 ही चरण है। रोहिणी में देखोगे तो कृतिका के 3 है और मृगा के 2 है। जेमिनी में, मिथुन में देखोगे तो मृग के 2 है और आर्द्रा पूरा है, पुनर्वसु के 3 है। तो यहाँ पर और एक बात समझ में आ रही है कि जब एक राशि होती है, एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र में से एक नक्षत्र अपना पूरा चारों डिवीजन उसमें रहते हैं। बाकी 2 नक्षत्रों के 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जाना है। अभी थोड़ा सा नक्षत्रों के डिटेल्स अगर जान लेते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि वो राशि में किसका प्रभाव ज्यादा है। कि जो नक्षत्र के पूरे चारों डिविजन्स आते हैं, कवर होते हैं, उसका प्रभाव उस राशि के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। और जिसके कम आते हैं, जैसे कृतिका का 1 ही आया है, तो उसका कम प्रभाव रहेगा। सर मेरा तो एक ये क्वेश्चन नक्षत्रों का डिटेल जो है ना, मैं एक अलग से पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ लेना। नक्षत्रों के ऊपर, नक्षत्र का स्टडी आप अच्छा रखो। आपको ज्योतिष में परफेक्ट एक्सपर्ट बनना है ना, नक्षत्र के डिटेल, नक्षत्र के ऊपर पूरा बुक है, नक्षत्र फल बोल के।
वो जितना ज्यादा आप डिटेल रखोगे तो उतना ज्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और पता चलेगा कि नक्षत्र का अहम रोल है। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कल अभी मैंने वो एस्ट्रो पेज में मेरा सब डेट बर्थ वगैरह डाला, हाँ, तो एस्ट्रोसेज में। मेरा, हाँ, तो मेरा राशि जो है पाइसेस है, हाँ, और उसमें नक्षत्र रेवती ऐसे आ रहा है, बराबर लेकिन है। ये अभी देखो ना, इसमें पाइसेस देखो ना, पाइसेस में पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण है, उत्तरा भाद्रपदा पूरा है, और रेवती के पूरे चारों चरण आते हैं। फिर उत्तर भाद्रपदा क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, देखो आपका बर्थ डेट टाइम प्लेस के अनुसार आएगा ना वो। अच्छा। ये जो है नाइन, हम्म, उसके देखो उसका माइन्यूट किया है ना। आप पाइसेस में हो, लेकिन पाइसेस में रेवती का चौथा चरण भी है, रेवती का तीसरा चरण भी है, रेवती का दूसरा चरण भी है, रेवती का पहला चरण भी है, उत्तरा भाद्रपदा के चारों चरण है, और पूर्वा भाद्रपदा का एक चरण भी है। ये सब पाइसेस में आते हैं, समझ गए ना? हाँ हाँ। आप अभी वास्तु स्पंदन के जूम मीटिंग में है, ये होगा पाइसेस। लेकिन आप अभी दूसरा क्या है, रेवती में है, इसका मतलब है आप पुणे में है। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक रेवती का कौन सा चरण है आपका? पहला चरण है, तो इसका हाँ, मतलब आप रेवती का पहला चरण में आप बैठे, मीन्स आप खड़के में बैठे। तो ये इतना माइन्यूट दिखा रहा है ना। देखो, हम अभी सबको बता रहे हैं कि आप वास्तु स्पंदन के मीटिंग में है, कोई एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या है कि आप वास्तु स्पंदन के मीटिंग में पुणे से ज्वाइन हुए, और तीसरा आंसर क्या है, आप वास्तु स्पंदन के मीटिंग में पुणे से खड़की में से ज्वाइन हुए। अब पर एक्यूरेट कहां पर आया, एक्यूरेसी कहां पर आई? खड़की में। थर्ड में आ गए ना। हाँ थर्ड हाँ, आंसर में आ गए कि आप, हाँ। तो ये जो है आपका डिवीजन बता रहा है, चरण बता रहा है आपको। अगर रेवती चरण आपको सिर्फ राशि पता होती तो हम तो बोलेंगे कि आप ज्वाइन है। आपको नक्षत्र पता है तो हम बोलेंगे कि आप पुणे से हैं। लेकिन आप चरण जब बताते हैं तब आप एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो ये एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इतना एक्यूरेट कोई भी साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सन साइन है, मून साइन आती है, सन बेस आते हैं। तो जितना एक्यूरेट इंडियन वेदिक एस्ट्रोलॉजी देता है रिजल्ट्स, उतना कोई नहीं दे सकता। लेकिन हर एक को पढ़ने आना चाहिए, हर एक पढ़ नहीं सकता है। जो जो अपना अपने लेवल से पढ़ता है और अपने अपने लेवल से बताता है, इसीलिए उसमें जो है डिफरेंसेस आते हैं। चार ज्योतिषी के पास जाओ, चार ज्योतिषी अलग बताते हैं, और फिर लोगों को लगता है कि ये कोई साइंस नहीं, शास्त्र नहीं है। तो जितना ज्यादा अच्छी तरह से पढ़कर अगर आप बताओगे तो ये साइंस है, ये प्रूव हो ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका नक्षत्र कौन सा है और कौन सा चरण है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं राशि के ऊपर। राशि जैसे हमने देखा है, वो चक्र देखा ना, भ चक्र, सॉरी, नक्षत्र का चक्र। तो उस नक्षत्र चक्र में पूरे 360 डिग्री में 12 राशि डिवाइड हुए। जब 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करते हैं तो एक का आ गया 30 डिग्री। तो एक राशि का जो क्षेत्र है वो 30 डिग्रीज का है। तो राशि के नाम रखे गए। नाम कैसे रखे गए? तो पहले राशि का नाम, अभी पहले हम लोग जो है हिंदी संस्कृत नेम लेते हैं। मेष राशि 0 to 30 डिग्री, 30 to 60 आएगा, तो 31 to 60 आएगा तो वृषभ आएगा, 61 to 90 आएगा वो मिथुन आएगा, 91 to 120 आएगा वो कर्क आएगा, 121 डिग्री से लेके 150 तक जो आएगा वो सिंह राशि आएगी, 151 से लेके 180 तक आएगा वो कन्या राशि आएगी, 181 से लेके 210 तक आएगा वो तुला आएगा, 211 से लेके 240 ये वृश्चिक राशि आएगी, 241 से लेके 270 धनु राशि आएगी, 271 से लेके 300 ये मकर राशि आएगी, और 301 से लेके 330 तक कुंभ राशि आएगी, और 331 से लेके 360 तक मीन राशि आएगी। ठीक है, हर एक राशि का 30 डिग्री 30 अंश का एक क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है। जैसे पुणे की एक बाउंड्री होती है, पुणे के बाउंड्री में जाओगे, बाउंड्री से एक कदम आगे रखोगे तो पुणे से नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है सातारा, सातारा में चले जाओगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो आपको जो है प्रत्येक राशि का क्षेत्र है और वो 360 डिवाइड बाय 12 तो 30 डिग्रीज आए हैं। और उनके नाम है, उनके नाम भी याद रखना है जैसे, और उसके साथ में नंबर्स भी याद रखना है। बहुत बार हम लोग नंबर से पहचानते हैं, नंबर से आपको जानना पड़ता है। तो 1 नंबर की राशि मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। फिर से 1 मेष, वृषभ, मिथुन, इस प्रकार से। तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो है वो अभी यहाँ से शुरू हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में होरोस्कोप बनता है, कुंडली बनती है, चार्ट बनता है, उसमें 12 राशियां ये आपको जानना पहचानना आना चाहिए, और उसके नाम और उसका स्वभाव वगैरह वो सब आगे आगे देखेंगे। ठीक है। अभी ये जो राशि है, ये राशि को कैटेगराइज किया गया है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। ठीक है। मेष, सिंह, धनु, हाँ, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 5, 9 इसके नंबर है। मेष राशि का नंबर है 1, सिंह राशि का नंबर Excuse me, 5 sir. और धनु राशि का 9। Sir, I cannot see the slides. स्क्रीन शेयर कीजिए भैया। स्क्रीन शेयर नहीं है तो मैंने पहले ही पूछा, स्क्रीन शेयर निकल गया। हाँ, अभी शेयर हो रहा है। Yes, sir. हाँ है। ऐसे ही रखते हैं। राशि 12 राशि है, 360 डिग्री आपके पास यूनिवर्स है। वो 360 डिग्री में ये सब राशि कैसे बने, तो हमने देखा था नक्षत्र है। नक्षत्र कैसा है, तारों का समूह है, तारों के समूह से नक्षत्र बने और नक्षत्रों से राशि बनी, और पूरा यूनिवर्स में ये सब है। जो नक्षत्र तारों का समूह है वो उसको आप एक साथ कनेक्ट करते जाओगे तो उसका एक आकार बनता है। जैसे मेष राशि जो बनी है वो तारों का जो समूह है उसका मेंढक जैसा आकार बनता है। जब अगर छोटे बच्चे सब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तो ऐसा कनेक्ट करते जाओगे तो यहाँ पर जो है मेंढक जैसा आकार बनेगा, तो उसे कहते हैं मेष राशि। दूसरा राशि क्या है कि वृषभ है। वृषभ राशि बैल जैसा आकार है। तो ये सबके आकार है, उसके पिक्चर भी, इमेजेस भी है, वो भी हम आपके आगे शेयर करेंगे। तो पहला राशि है मेष, दूसरा राशि है वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, आठवां कन्या, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये 12 राशि के प्रकार है। राशि के साथ में आपको उसके नंबर्स याद रखने हैं। 1 नंबर मेष राशि। कल अगर मैं किसी को पूछूंगा कि 7 नंबर की राशि है आपकी, तो 7 नंबर का मतलब है तुला राशि, 8 नंबर का वृश्चिक राशि है। तो ये सब आपको याद रखना है, नंबर से भी याद रखना है और नाम से भी याद रखना है। और प्रत्येक राशि का क्षेत्र जो है वो 30 डिग्री है, वो याद रखना है। 30 डिग्री क्षेत्र बहुत ज्यादा डिटेल में जब जाओगे आपको तो वो माइक्रो लेवल पे स्टडी पे के लिए वो बहुत काम आएगा। ठीक है। सेकंड क्या है कि ये राशि को कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइज में 4 कैटेगरीज बनाई है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो अग्नि तत्व अग्नि का स्वरूप है, उसमें तीव्रता होती है, उष्णता होती है। ये राशि वाले लोग जो होते हैं वो तीव्र होते हैं, उष्णता होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। दूसरा जो है पृथ्वी तत्व में स्थिरता होती है, स्टेबल होते हैं, भौतिकता होती है। वायु तत्व में जो राशि आती है वो राशि के लोग जो है वो उनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, विवेक अच्छा रहता है। जल तत्व में सरलता, भावुकता, सेंटिमेंटल गुण ये जल तत्व के हैं। तो वो पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। अभी आपने बताया कि आपकी राशि मीन है, तो इसका मतलब है आप जल तत्व राशि के हैं। तो उसका स्वभाव कैसा है, तो भावुकता है, आप सेंटिमेंटल हो। तो ये कैरेक्टर्स, जब आप किसी की राशि देख के उनको बता देंगे कि आप ऐसा ऐसा सेंटिमेंटल है, आप तीव्र है, आप भौतिकता के विचार करते हैं, आपका विचार कल्पना अच्छे होते हैं, तो ये सब जो है आप वहां पर जो है कैरेक्टरिस्टिक जैसे देखोगे वैसे बताना है। आपको व्यक्ति को चेहरे देख के नहीं बताना है, ज्योतिष ने कुंडली देख के बताना है।
जब आप कुंडली देख के कुंडली के जो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का अनुभव लेते हैं, उसका जो प्रकार है उस प्रकार से अगर आप प्रेडिक्ट करोगे तो आप 100% एक्यूरेट रहोगे, सही रहोगे। तो ऐसे ही पंच लगते हैं। तो अग्नि तत्व में 3 राशि आती है, मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व में वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ। और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है। अब ये लिखना है कैसे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसा आप लिख देते हैं। तो 1 नंबर पहले लिखो अग्नि में, 2 पृथ्वी में, वायु में, जल में, फिर से 5 नंबर अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, जल में, फिर 9 नंबर अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, जल में। ये होगा टेक्निक। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कभी आपको क्या याद रखना है, 1 to 12 ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 3 कॉलम बना देना है, 1 2 3 4 अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और इस प्रकार से उसको देखना है। और उसका नाम से ही पता चलता है ना, अग्नि तत्व का, अग्नि का मतलब क्या है, उष्णता है, तीव्रता है, एग्रेशन है। अग्नि से सब लोग डरते हैं, अग्नि सत्यवादी होते हैं, अग्नि हमेशा ऊपर जाता है, ग्रोथ उसमें रहती है। तो ये सब जो है मेष, सिंह, धनु, ये राशि ग्रोथ करने वाली राशि है, एग्रेसिव है, ये लीडर क्वालिटीज उनमें रहती है। तो ये सब आप उसको जो है उसके तत्वों के स्वभाव के अनुसार बता सकते हैं। पृथ्वी तत्व में स्थिरता है, वृषभ, कन्या, मकर। ये लोग स्थिरता का मतलब है ये बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, ज्यादा जॉब नहीं बदलते हैं, ज्यादा बिजनेस नहीं बदलते हैं, स्थिर रहते हैं। इनका मन भी स्थिर रहता है, भौतिक सुविधाओं के ऊपर उनका फोकस ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो है वो ये एक फैक्टर है। देखो, एक फैक्टर से सब कुछ नहीं बताना है, एक फैक्टर से क्या होता है वो लिख के रखना है। ऐसे बहुत सारे सभी फैक्टर एक बार कल करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद फिर उसका आंसर आपको देना है। ठीक है। फिर तीसरा जो है वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ। ये जो है वायु तत्व की राशि है, ये चंचल होते हैं, ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, इनको घूमना फिरना पसंद होता है, इनके विचार भी बदलते रहते हैं। बार बार अब ये बोलते हैं कि ऐसा करेंगे, कल बोलते हैं वास्तु का करेंगे, परसों बोलेंगे कि एस्ट्रो करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा। तो इस प्रकार से ये उनका बदलते रहता है। जल तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये भावुक रहते हैं, सरल रहते हैं, जैसे जल में कुछ भी मिला उस जैसा बन जाता है। तो उस प्रकार से ये लोग रहते हैं। तो ये कर्क, वृश्चिक, मीन, ये राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पहले राशि देखी, 12 प्रकार की राशि है, और उसके तत्व देखे। अभी ये देखो, अप्लाइड साइंस में हम लोग क्या करने वाले, बिल्कुल बहुत कम स्लाइड्स में, कम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बहुत सारी बारीक चीजें हैं, अभी उसको पहली बार नहीं देखना है। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको डिटेल स्टडी करनी है, उसके बाद हम उसके ऊपर भी जाएंगे। ठीक है। तो ये तत्व किसे होगा, राशियों के 3 स्वभाव है। अभी स्वभाव के ऊपर आ जाते हैं। एक चर है, एक स्थिर है, और एक द्विस्वभाव है। चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव। चर में क्या होता है, क्रियाशीलता होती है। चर स्वभाव के जो लोग होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। स्थिर स्वभाव में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, वस्तुस्थितिवादी बनते हैं। और द्विस्वभाव राशियों में चर और स्थिर का दोनों का मिश्रण रहता है, ड्यूअल माइंड, ड्युअलिटी रहती है, और ड्युअलिटी रहती है, चर का भी रहता है और स्थिर का भी रहता है। ठीक है। तो चर में क्या हुआ, क्रियाशीलता आ गई, स्थिर में दृढ़ता और वस्तुस्थितिवादी आ गए, और द्विस्वभाव में दोनों का मिश्रण आ गए। दोनों का अभी मिश्रण। कौन से ये है चर राशि। चर राशि में अभी उसको भी ऐसे ही करना है, 3 वर्टिकल कॉलम बनाना है, और 1 2 3 नीचे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चर राशि में कौन कौन आ गए, मेष, कर्क, तुला और मकर। ये 4 जो राशि है वो चर प्रकार में, चर स्वभाव में आ गए। स्थिर स्वभाव की राशि कौन सी है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव की राशि कौन सी है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। बराबर है। अभी मैडम का हमने देखा था कि पहले उनका क्या आया है कि जल तत्व की राशि आ गई। पहले स्लाइड में उनका मीन राशि कहां पर आया था, जल तत्व का है। तो उनसे हमने क्या कहा है, सरलता और भावुकता ये आपके गुण हैं। अभी वो मीन राशि कहां पर आ गई, द्विस्वभाव में आई।
सरलता और भावुकता के साथ में अभी आप क्या बोल सकते हैं कि आप कभी कभी स्थिर भी है, कभी कभी चर भी है, तो दोनों प्रकार का मिश्रण आप में है, तो ये एक एड ऑन फैक्टर हो गया। तो ऐसे एक पॉइंट कलेक्ट करके फिर आपको पूरा पता चलेगा। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पहले कुछ पता नहीं चलता है क्या बना रहा है वो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फिर उसका पैर से ऊपर सर तक, सर से पैर तक जो भी स्टाइल से वो बना रहा है तो वो आकार आने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप जब किसी को भी प्रेडिक्ट करोगे, किसी को उसको उसका फ्यूचर बताओगे, तो ये सब जो गुण है वो सब आपको देखने हैं। ठीक है, ऐसे कई फैक्टर्स है, 100, 200, 1000 फैक्टर्स है। तो एक एक फैक्टर आपको पढ़ना है और उसको आपको इम्पोर्टेंस देना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, कैसे करना है, और वो फैक्टर एटलीस्ट उसको तो भी देखना है। तीसरा, अभी तीसरे स्लाइड में थोड़ा सा ये आगे कर देते हैं, चौथी स्लाइड पहले देखते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि राशि देखी है, बराबर है, और राशि के साथ में उसका ग्रह देखते हैं पहले। ठीक है, इस स्लाइड में क्या हमने क्या राशि देखी? पहला मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, बराबर। ये 12 राशि है, और 12 हर एक राशि का एक स्वामी होता है। स्वामी का मतलब है उसका ग्रह। ग्रह तो अपने पास 7 ही है, तो किसी किसी को 2 देना पड़ेगा, एक ग्रह को 2 राशि देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला मेष राशि को क्या मिला है? मंगल। मेष राशि का ग्रह कौन सा है? उसका मंगल है। वृषभ राशि का ग्रह है शुक्र है, मालिक ग्रह। मिथुन राशि का मालिक ग्रह है बुध है। कर्क राशि का चंद्र है। सिंह राशि का मालिक ग्रह सूर्य है। कन्या राशि का बुध है। तुला राशि का शुक्र है। वृश्चिक राशि का मंगल है। धनु राशि का गुरु है। शनि राशि का, मकर राशि का शनि है। कुंभ का शनि है। मीन का गुरु है। तो इस प्रकार से 12 राशियों में 7 ग्रह जो है वो डिवाइड हुए। तो किस किस को ज्यादा मिला? मेष को और वृश्चिक को ये मंगल मिला है। ठीक है, वृषभ और तुला को शुक्र मिला है। बुध और कन्या को, मिथुन और कन्या को बुध मिला है। कर्क को चंद्रमा मिला है। सिंह को सूर्य मिला है। सूर्य और चंद्र केवल एक राशि के ही मालिक है, वो भी एक याद रखना। तो इससे आपको पता चलेगा। आप अगर लिखोगे एक लाइन से और एरो लगाओगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये 1 और 7, 1 और 8 मंगल है, 2 और 7 शुक्र है, 3 और 6 कन्या है, और 4 और 5 जो है वो अकेले हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके अंग्रेजी नाम दिए हैं। मेष को कुछ लोग अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, वृषभ को टॉरस, जेमिनी, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, कन्या को वर्गो, तुला को लिब्रा, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनु को सेजिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉन, कुंभ को एक्वेरियस, मीन को जो है पाइसेस। इसके साथ में वो राशि का जो है पुरुष या स्त्री वो भी बताया गया है कि मेष राशि जो है पुरुष है, वृषभ राशि स्त्री है, मिथुन पुरुष है, कर्क स्त्री है, सिंह पुरुष है, कन्या स्त्री है, तुला पुरुष है, वृश्चिक स्त्री है, धनु पुरुष है, मकर स्त्री है, कुंभ पुरुष है और मीन स्त्री है। इसको याद रखने का आप एक टेक्निक है कि 1 से लेके 12 तक सम और विषम, एक विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है, 11 विषम है और 12 सम है। जो जो विषम राशि है वो पुरुष राशि है, जो जो सम राशि है वो स्त्री राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी चार्ट आप बना सकते हैं कि विषम राशि पुरुष तत्व है, सम राशि स्त्री तत्व है। फिर उसके कुछ संज्ञा दी है, ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव हमने जो देखा है। तो पहला चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये भी आप कर सकते हैं। एक ही चार्ट में वो तत्व भी यहाँ पर दिया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल,
अग्नि पृथ्वी वायु जल। मेष राशि अग्नि, वृषभ पृथ्वी, मिथुन वायु, कर्क जल। वैसे सिंह अग्नि, कन्या पृथ्वी, तुला वायु, वृश्चिक जल। अग्नि, धनु अग्नि, मकर पृथ्वी, कुंभ वायु और मीन जल। ठीक है, तो एक ही राशि में, एक ही चार्ट में यहाँ पर क्या किया है, राशि, उसका मालिक कौन है, उसका अंग्रेजी नाम क्या है, वो पुरुष है या स्त्री है, उसकी संज्ञक क्या है, चर स्थिर दृढ़ स्वभाव, और उसका तत्व कैसा है, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है, तो ये सब जो है, जब भी आपके पास अभी कोई होरोस्कोप आएगा, ये चार्ट आपके पास है, तो आपको पता चलेगा मीन राशि, अभी वो मैडम का मीन राशि था, मीन राशि का मालिक कौन है, गुरु है, उसको अंग्रेजी में पाइसेस कहते हैं। वो स्त्री तत्व का, स्त्री राशि है, द्विस्वभाव है, जल तत्व आता है। तो एट ए ग्लांस सब होगा ना, तो ये याद भी करना है। और अदरवाइज ये सब जो चार्ट है, ये चार्ट आप चार्ट बनाओ, लैमिनेट करके रखो, ये बार बार कोई भी होरोस्कोप आप देखोगे तो होरोस्कोप के साथ में ये चार्ट आपको चाहिए शुरुआत में। जैसे एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो चार्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी राशि का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, पहले हम आए नक्षत्र, नक्षत्रों से, नक्षत्र गोल से हम लोग आ गए राशि पे, राशि पता हो गई। और राशि का इंपॉर्टेंट क्या है, तो राशि का मालिक कौन है। अब मालिक का प्रभाव कब होता है, जब उसको कम से कम शत्रु हो, ज्यादा मित्र हो। तो उसके शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए ये चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य का अधिमित्र कौन है, तो चंद्रमा है, मित्र बुध है, और सूर्य को सम न्यूट्रल मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, ये मित्र जैसे भी बिहेव करते हैं और शत्रु जैसे भी बिहेव करते हैं, सम रहते हैं, शत्रु इसका कोई नहीं है। और आदि शत्रु जो है राहु है। चंद्रमा का सूर्य और बुध अधिमित्र है, मित्र मंगल और शुक्र है, और जो है सम जो है न्यूट्रल जो है केतु है, और शत्रु जो है शनि और गुरु है, और आदि शत्रु राहु है। मंगल का मित्र जो अधिमित्र चंद्रमा है, मित्र बुध राहु केतु है, और सम जो है सूर्य गुरु शुक्र है, इसका कोई शत्रु नहीं है, और अधिशत्रु जो है वो शनि है। बुध का सूर्य जो है अधिमित्र है, मंगल और शनि मित्र है, शुक्र राहु चंद्रमा ये सम है, शत्रु जो है केतु है, और अधिशत्रु जो है वो गुरु है। गुरु का अधिमित्र कोई नहीं है। अधिशत्रु मीन्स बड़ा शत्रु। बड़ा, हाँ, शत्रु का तीव्रता, तीव्र शत्रु, दो प्रकार के शत्रु है यहाँ पर कैटेगराइज किया है कि एक तो मित्र है और क्लोज फ्रेंड, फ्रेंड क्लोज फ्रेंड, एनिमी वर्स्ट एनिमी। तो इस प्रकार से उसको ये किया। और न्यूट्रल जो मित्र भी है, कभी अगर मौका मिला तो मिलेंगे, चाय पियेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसको 5 प्रकार में डाला गया है। वो बहुत ज्यादा और इजी हो गया ना ये। तो शुक्र का शत्रु अधिमित्र जो है शनि है, मित्र मंगल है, बुध राहु सूर्य चंद्रमा ये सम है, गुरु केतु शत्रु है, अधिशत्रु कोई नहीं है। शनि का बुध शुक्र राहु ये अधिमित्र है, गुरु केतु मित्र है, सूर्य मंगल सम है, शत्रु कोई नहीं है, और चंद्रमा जो है अधिशत्रु है। राहु का शनि है अधिमित्र, मित्र गुरु है, बुध शुक्र मंगल जो है वो सम है, और शत्रु जो है वो केतु है। सूर्य और चंद्रमा अधिशत्रु है। केतु का शनि अधिमित्र है, सम ग्रह जो है वो शुक्र और बुध है, और शत्रु जो है गुरु राहु सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु है। तो इस प्रकार से आप ये जो है पंचदा मैत्री चक्र, सूर्य ग्रहों के 5 प्रकार के जो मैत्री चक्र है, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु, ये एक चार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है, हर एक ग्रह का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, सम कौन है। वैसे ग्रहों का जो स्ट्रेंथ ऑफ द पावर गिव्स द रिजल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट का स्ट्रेंथ है वो पावर देता है, और वही आपको रिजल्ट देता है। आपका प्लैनेट अगर पावरफुल नहीं है तो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट समझने के लिए आपको वो ग्रह जो है वो उच्च राशि में है या नीच राशि में है, स्वग्रह में है, ये पता होना बहुत जरूरी है। यस, क्या क्वेश्चन है? सर,
त्याच्यामध्ये उसमें गुरु and बुध is शत्रु, right? They have shown. But then guru is like a guru teacher type and बुध is like बुद्धि. So how come वो दोनों शत्रु है ऐसे? कौन से qualities उन दोनों में से शत्रु बना रहे? Because guru is गुरु like के giving सामने knowledge, अपनी right? बुद्धि चलाना ये शत्रु बनाता है। अच्छा, okay. गुरु के सामने आप बुद्धि नहीं चला सकते। अच्छा, it's more शरणागत हाँ, वाला टाइप, so Yes. वो शत्रु हो जाता है। Okay, okay. तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च होता है, ठीक है। सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, तुला राशि में नीच होता है, और उसका स्वग्रह राशि कौन सा है? तो सिंह राशि है। देखो, आप अपने घर में उच्च रहते हैं, आप शत्रु के घर में जाओगे नीच हो जाएगा, आपका अपने वो क्वालिटीज नहीं रहेगी। और अपना उच्च घर एक अच्छा है और स्वग्रह जो है, ये दोनों पॉजिटिव है। खुद का घर और कोई एक उच्च घर जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको मान सकते हैं आप उच्च घर। तो वो दो घर जो है वो आपके लिए अच्छे हैं, आप आपका प्रभाव अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन शत्रु के घर में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो ग्रह कहाँ पर बैठा है, ग्रह और घर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ? तो ग्रह जो है सूर्य ग्रह ये कहाँ है, कौन से घर में है? तो मेष में है, तो वो उच्च फल देगा, क्योंकि वो जो है उसका उच्च राशि है। और तुला राशि में बैठा है तो वो जो है नीच का फल देगा। और उसका स्वग्रह क्या है? तो सिंह है। तो यहाँ पर नंबर से कैसे पता चलेगा सूर्य कहाँ पर है? 1 नंबर में आएगा तो मेष राशि का हो गया, वो उच्च हो जाएगा। 7 में जाएगा तो तुला राशि का हो गया, वो नीच हो गया। और 5 में जाएगा तो वो स्वग्रह रहेगा, तो स्वग्रह भी वो अच्छे फल देगा। क्लियर? वैसे ही चंद्रमा, मून, अगर मून किसी का सेकंड हाउस नहीं से 2 नंबर लिखा हुआ वृषभ राशि में अगर है तो वो उच्च का हुआ, वृश्चिक राशि में गया तो नीच का हुआ, और कर्क राशि में रहेगा तो अपने खुद के घर में है। तो उच्च और स्वग्रह में जब जाता है तब वो ग्रह अपने शुभ फल देता है, और जब वो नीच राशि में जाता है तो अशुभ फल देता है। फल देने का स्ट्रेंथ जो है, उसका जो स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर अनुसार निर्धारित होता है। जो उसका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अनुसार फल देगा, लेकिन शुभ देगा क्या अशुभ देगा यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं, आपको सब याद रखना है, बार बार पढ़ना है, समझना है। और जितने ज्यादा आप होरोस्कोप देखोगे तो उससे ज्यादा वो कंफर्म करना है और फीडबैक भी लेना है उनसे। सर, ये आज का जो आप सारे सीट ले रहे तो मगिंग करके याद रखने का ही काम है ना सर? यस, पूरा याद रखो और शीट लैमिनेट करके साथ में रखो, टेबल पे रखो। आपके एक होरोस्कोप लेने का एक हाथ में और दूसरे हाथ में एक एक शीट बदलते रहने का, ये स्टाइल है। शुरुआत में हमने ऐसा ही किया है, होरोस्कोप लो। अभी जैसा अभी वो मैडम का हमने देखा था अग्रवाल मैडम का, कि उनका मीन राशि है, बराबर है। तो हमने क्या देखा कि वो द्विस्वभाव राशि है, जल तत्व राशि है, ये पता चल गया ना वो चार्ट के अनुसार। अभी उनका होरोस्कोप पूरा देखेंगे तो उनका सूर्य कहाँ पर है, अगर 1 में है तो उच्च में बैठा है तो उनके रिजल्ट अच्छे देगा। चंद्रमा कर्क में है तो और अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो अपने खुद के घर में बैठा है। मंगल कर्क राशि में चंद्रमा के साथ मंगल है तो वो नीच राशि में गए, तो नीच ऐसा आप देख सकते हैं। अभी उनका चार्ट मेरे सामने नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपको जो है वो एक एक स्टेप आगे जाना है और एक एक स्टेप ही जाना है। कल का स्टेप क्या था? कल हमने जब देखा था तो पूरे पंचांग, आपका जो बर्थ डेट टाइम प्लेस लेने के बाद होरोस्कोप आया है, उसके अनुसार आपका तिथि कौन सा है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, योग कौन सा है, करण कौन सा है, इससे आपकी क्वालिटी पता चलेगी। सर इसमें एक चीज है सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, ये जो सूर्य मेष में उच्च है, तो ये कोई सा भी ग्रह जिस राशि में उच्च है उससे 7वीं राशि में वो नीच का हो जाता है। यस, बराबर है ना। ये एक सीक्वेंस याद रखने के लिए अच्छा है। जो राशि में जो उच्च होता है उसके सामने वाले उसके वहां से 7वें राशि में वो नीच का होता है। हाँ सर, यस सर। और उसके स्वग्रह जो है वो तो हमने पहले ही याद किया है, पहले स्लाइड में देखा है। ठीक सर। कि सूर्य का स्वग्रह कौन सा है, तो सिंह है।
चंद्रमा का कर्क है, मंगल का मेष और वृश्चिक है, बुध का मिथुन और कन्या है, गुरु का धनु और मीन है, शुक्र का वृषभ और तुला है, और शनि का मकर और कुंभ है। यस सर एक क्वेश्चन है, जैसे मैं अपनी जन्मपत्री में मैंने देखा तो मेरी राशि तुला है, लेकिन डेट के हिसाब से जैसे 25 अक्टूबर के हिसाब से ये स्कॉर्पियो बनती है, तो राशि को कैसे लगाएंगे कि स्कॉर्पियो है या तुला है? ये देखो कैसे, जब आप वैदिक वास्तुशास्त्र देख रहे हैं, बर्थडे टाइम प्लेस से देख रहे हैं, तो आप वैदिक वास्तुशास्त्र पढ़ो। आप सन साइन बीच में मत लो, मून साइन सन साइन, ये हमारा जो है मून साइन है। आप ये यहाँ की बातें, यहाँ के रूल लगेंगे, मून साइन के लिए उसके रूल्स अलग होते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से आपको डबल आ रहा है। हाँ डबल आएगा ना, तो सब लोग अनम्यूट रखो। हाँ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि पहले डिसाइड करना है कि आपको सन साइन देखना है, मून साइन देखना है। सन साइन देखना है तो सन साइन के रूल लगाओ और उसको पढ़ो। मून साइन देखना है तो मून साइन के रूल लगा के पढ़ो। ओके, एंड व्हिच इज मोर इफेक्टिव? एबीसीडी कैरेक्टर लोगे तो आप इंग्लिश पढ़ोगे। अगर आप तमिल के कुछ कैरेक्टर लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा ना जी, और पता भी नहीं चलेगा कि ये कैरेक्टर यहाँ पर कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पहले आपको समझना चाहिए कि कौन सा आप यूज करने वाले हैं और उसके क्या रूल्स हैं। जी ठीक है। लेकिन सर जो बर्थ नेम है, एक्चुअल नेम है, उसके ऊपर देखना चाहिए ना? नहीं, बर्थ डेट टाइम प्लेस, नाम का यहाँ पर कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं है और नाम से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि बदलती नहीं है। नाम डेटा ही नहीं है ना, डेटा क्या लिया है हमने? डाटा जो लिया है वो बर्थ डेट लिया है, बर्थ टाइम लिया है और बर्थ प्लेस लिया है, बस। तो उसी के ऊपर ही अपना नाम आता है ना सर? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी कहाँ रखते हो वैसे नाम? ऐसा जरूरी नहीं है, वो आप कंफ्यूजन निकाल दो। हाँ नहीं, पेट नेम नहीं लेना है, जो बर्थ नेम है वो लेना है। नहीं लेना है, वो भी आप देखो, कंफर्म कर लो, वैसे उसके ऊपर नहीं होता है। जब आप होरोस्कोप निकालोगे तो आपके जो जन्माक्षर है, जन्माक्षर का नाम कुछ अलग रहेगा और आपका नाम माता पिता ने कुछ अलग रखा है। बहुत पुरानी जगह पे कुछ फैमिली में वो जन्माक्षर के अनुसार नाम रखा जाता है, सभी में नहीं रखा जाता है। सभी में नाम रखा जाता है फिल्म स्टार्स के नाम के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले कंफर्म करना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखना है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखना है, और सन साइन या मून साइन। ठीक है, ये पता चल गया ये चार्ट आपको। ग्रहों का यहाँ पर उच्च कौन सा है, नीच कौन सा है, स्वग्रह कौन सा है। उच्च आपको पता है तो नीच सातवां वाला जो राशि आएगा वो नीच आएगा। नीच पता है तो सातवीं जो राशि है वो उच्च की आ जाएगी। Sir, so this is exalted, debilitated, right? Yes. Ucha and Nicha. Yes, exalted and debilitated. और ओन हाउस, स्वग्रह, उसका खुद का घर। Okay. हाँ, अभी वास्तु वालों के लिए ग्रहों का एक रंग और दिशा होती है, वो भी एक चार्ट यहाँ पर दिया है। जैसे सूर्य का रंग जो है वो लाल और दिशा जो है उसकी पूर्व दिशा है। चंद्रमा का सफेद है, उसका नॉर्थ वेस्ट दिशा है। मंगल का कलर जो है वो लाल रंग है और दक्षिण उसकी दिशा है। बुध का हरा है, उत्तर उसकी दिशा है। गुरु का गौर पीत रंग है और ईशान्य उसकी दिशा है। शुक्र का श्वेत रंग है, अग्निकोण साउथ ईस्ट उसका दिशा है। शनि का काला रंग है, पश्चिम दिशा है। राहु का नीला है और नैऋत्य साउथ वेस्ट दिशा है। और केतु का चित्र विचित्र जो कलर्स होते हैं वो केतु के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जहाँ पर चाहिए वहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वायव्य में सफेद रंग ही देना चाहिए या दक्षिण में लाल रंग ही देना चाहिए। वो शेड और वो रूम किसके लिए है, कौन यूज करने वाला है, वो देख के जो है आपको वहां पर डिसीजन लेना है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर ये हाउस और ये हमारी राशि का दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है? हाउस और राशि का? हाँ, राशि को डायरेक्शन आएगा आगे। एक तो अभी जो लिया है वो ग्रहों का डायरेक्शन था, ये ग्रह और उसकी दिशा।
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रह और राशि का दोनों का अलग अलग रहेगा डायरेक्शन। हाँ, अलग अलग रहेगा ना, राशि का अलग है, राशि का भी चार्ट आएगा। ये अभी ग्रहों का दिशा हमने देखा है जी हाँ। यस। अभी ये ग्रहों की दृष्टि देख लेते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से दिखता है, दृष्टि उसकी कितनी प्रभावी होती है और कहां पर होती है। सूर्य जहां पर बैठा है उसके सामने वाले 7वें 7th हाउस के ऊपर जो है वो दृष्टि रखता है। चंद्रमा जो है जहां पर बैठा है उसके 7th हाउस में दृष्टि रखता है। मंगल को 3 दृष्टि है। सभी ग्रहों को 7 ग्रह और राहु केतु सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि होती है, एक पहला रूल। फिर उसके बाद मंगल गुरु शनि को और राहु केतु को 2 और दृष्टि होती है। मंगल को 4 और 8 एक्स्ट्रा दृष्टि होती है, गुरु को 5 और 9 होती है और शनि को 3 और 10 होती है। और गुरु जैसे राहु केतु को दृष्टि होती है, ये एक याद रखो। गुरु को जैसे 5 7 9 दृष्टि है वैसे राहु केतु को भी 5 7 9 दृष्टि रहती है, जहां पर वो बैठे वो फर्स्ट हाउस पकड़ के। ठीक है, सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि होती है। मंगल को 4 7 8 होती है, गुरु को 5 7 9 होती है और शनि को 3 7 10 होती है। राहु केतु को 5 7 9 होती है। तो दृष्टि होती है, इसका क्या मतलब हुआ? दृष्टि होती है उसका मतलब देखता है उसके। हाँ, वो उसको देखता है तो उसका प्रभाव, वो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जैसा आपके ऊपर किसी का सहारा है, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपके ऊपर है, तो उस प्रकार से ये वो जिस घर में देखते हैं उस घर में आशीर्वाद देते हैं, या जो उसकी पावर है पॉजिटिव निगेटिव वो पावर से पता चलेगा। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और निगेटिव है तो वो घर में भी निगेटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव रहेगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक ग्रह को पहले देखना है कहां पर बैठा है और कहां देख रहा है। कहां देख रहा है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है। तो वो प्रभाव ग्रह कैसे कैसे प्रभाव देगा, अभी जब हॉरोस्कोप चार्ट आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये मंगल यहाँ पर बैठा है तो जहां बैठा है वहां का वो प्रभाव देगा, जहां का मालिक है वहां का प्रभाव देगा, जहां पर देख रहा है वहां पर प्रभाव देगा। तो इस प्रकार से वो एक ग्रह रहता है लेकिन वो 5-6 जगह पे एक्टिवेट करता है। वो आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ग्रहों की दृष्टि होती है, हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और कुछ ग्रहों की जो है 3-3 दृष्टि होती है। वो उसमें मंगल 4 7 8, गुरु 5 7 9, शनि 3 7 10 और राहु केतु 5 7 9। ठीक है। हाँ, तो दृष्टि भी सर ये जो हाँ, दृष्टि भी सर अच्छी और खराब दोनों होती होंगी। बिल्कुल, तो जैसा उसका स्ट्रेंथ है, जैसा उसका पावर है। आदमी अच्छा है तो सभी के लिए अच्छा है, आदमी बुरा है तो सभी के लिए बुरा है। जहां जहां पर नजर रखेगा वहां पर वो बुरा असर देगा। अच्छा, दिस इज एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रह, प्लैनेट। यस, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। अच्छा। और सर दृष्टि का हमें गुरु ग्रह जो है वो उसके लिए कैसा है वो उसके हॉरोस्कोप से ही पता चलेगा। गुरु शुभ ग्रह है, उसके भाव से भी पता लगेगा ना सर कि भाव में किस भाव में बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी से पता लगेगा आपको। हर एक किसी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। हाँ, हर एक फैक्टर, हर चीज देखना पड़ेगी, हर चीज देखना पड़ेगा, हर चीज कंसीडर करना पड़ेगा और उसको कंसीडर करने के बाद ही आपको डिसीजन देना है। तो अभी हम लोग वही 7th हाउस देखेंगे कि क्या क्या देखना है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम ये कोर्स में 100 फैक्टर देखेंगे। फैक्टर तो 1000 है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें से कुछ गिने चुने हम लोग देखेंगे। ठीक है सर, 7 मीन 7th हाउस में रहेगा ना दृष्टि? जहां पर बैठा है वहां से 7th हाउस। 7th हाउस का कैसा है, डिग्री के हिसाब से देखोगे आप तो 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है। तो उसकी दृष्टि जो है 180 डिग्री पे रहती है, सामने रहती है। ठीक है। ये तो होरा का क्वेश्चन कल हमने देखा है कि दिन में अहोरात्र में 24 होरा होते हैं और वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के अनुसार हर एक घंटे का एक होरा होता है और वो दूसरे दिन रवि का होरा जो है वो खत्म होगा, 25वां होरा आएगा चंद्र का।
तो सोमवार आ जाएगा। सोमवार से लेके मंगलवार 25वां होरा जो आएगा वो मंगल का आएगा, तो मंगल नेक्स्ट डे मंगलवार होगा। तो इस प्रकार से जो वारों के नाम रखे गए हैं वो भी ये होरा चक्र के अनुसार ही रखे गए हैं। सर ये होरा थोड़ा एक बार और बताएंगे? होरा का मतलब है जैसे एक सूर्योदय से लेके दूसरा सूर्योदय, पहला सूर्योदय से लेके दूसरा सूर्योदय, बराबर। आज का सूर्योदय कितने बजे हुआ, ऐसा समझ लो कि 6 बजे हुआ। हाँ। और कल का 6 बजे तक, ये हुआ 24 आवर्स। हाँ, अहोरात्र, दिन और रात्र, अहोरात्र हुआ। तो अहोरात्र में अ और त्र निकालने के बाद ये जो उसका नाम रखा है होरा। तो ये होरा कोष्टक क्या किया है उन्होंने, तो होरा कोष्टक में उन्होंने जो दिया है कि वो सभी प्लैनेट्स का साइकिल दिया है, सीक्वेंस दिया है। तो पहला है रवि, सपोज अभी आज कौन सा वार है, गुरुवार। गुरुवार है, ठीक है। आज का पहला जो 6 से 7 बजे गुरु का हो रहा था, 7 से 8 मंगल, 8 से 9 रवि, 9 से 10 शुक्र का, 10 से 11 बुध का, 11 से 12 चंद्रमा, 12 से 1 शनि का, 1 से 2 जो है वो गुरु का। अभी हम लोगों ने क्लास चालू किया गुरु के होरों में चालू किया, गुरुवार को गुरु का होरा में। तो अच्छा, ये एक घंटे के अच्छा हिसाब से घंटे के change है। हिसाब से। अच्छा। ऐसे फिर अभी मंगल का होरा लगेगा, फिर रवि का आएगा, शुक्र का आएगा। और कल सवेरे जी। बराबर जैसे 6 बजेंगे तो हाँ। रवि का होरा जाके शुक्र का आएगा। हाँ। तो इसीलिए कल का वार जो है वो शुक्रवार, जिस दिन जो वार होता है उस होरे से उसकी शुरुआत होती है। जी, रवि मतलब सूर्य, रवि मतलब सूर्य, सूर्य ग्रह। हाँ सूर्य ग्रह। हाँ। हाँ, ये ग्रहों के नाम दिए हैं। रवि का मतलब है सूर्य ग्रह, शुक्र का मतलब है शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, फिर रवि। ठीक। अभी ये एक जैसे इंफॉर्मेशन के लिए है, सूर्य और सूर्य से लेके सभी ग्रहों का अंतर कितना है, क्या डिस्टेंस है। सूर्य से बुध तक का जो अंतर है वो 3.60 करोड़ माइल, इतना अंतर है। सूर्य से शुक्र का अंतर जो है वो 6.70 करोड़ माइल्स। सूर्य से पृथ्वी का अंतर है 9.33 करोड़ माइल्स। सूर्य से मंगल का 14.10 करोड़ माइल्स। सूर्य से गुरु का अंतर है 48 करोड़ माइल्स। सूर्य से शनि का 88 करोड़ माइल्स। सूर्य से हर्षल का जो है 177 करोड़ माइल्स। सूर्य से नेपच्यून 277 और सूर्य से प्लूटो जो है वो 350 करोड़ माइल्स। तो इस प्रकार से ये सूर्यमाला में जो जो प्लैनेट्स है वो जो जो जैसे जैसे दिखाई दिए ढूंढते गए। अभी ये हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो तो अभी ढूंढे हुए हैं 17वीं सेंचुरी में। तो उससे पहले तो सब ये 7 ही प्लैनेट थे। तो 88 करोड़ माइल्स तक का जो अंतर है, उतना अंतर का ये जो ग्रहों का अंतर है सूर्य से, उस अंतर से ये समझे गए, जाने गए ऋषि मुनियों ने वहां पर कैसे पता से खोज के निकाला है, वो एक रहस्य ही है। ठीक है, अभी तो अपने पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम वो देख सकते हैं। ये चार्ट हो गए, हाँ राशि का ये चार्ट हुआ है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग होरोस्कोप के ऊपर। ठीक है, जैसे 360 डिग्री में 12 राशि बनाई है, वैसे ये पूरे एक होरोस्कोप में यहाँ पर 12 भाव बनाए हैं। इसको 12 भाव भी बना बोलते हैं या 12 घर भी हाउसेस, घर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेंटर टॉप से शुरू हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 9, 10, 11, 12, ये हाउसेस के नाम हो गए। 12 भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। उस हाउसेस को नाम भी दिए गए हैं। पहले हाउस को नाम दिया गया है लग्न, असेंडेंट। सेकंड हाउस धनस्थान। थर्ड हाउस को भावंड। चौथे को सुख स्थान। 5 को संतति स्थान। 6ठे को रिपु स्थान। 7वें को जाया स्थान। मृत्यु स्थान 8वां। 9वां भाग्य स्थान। 10वां कर्म स्थान। 11वां लाभ स्थान और 12वां व्यय स्थान। सर भावंड मीन्स
भावन मीन्स ये भावंड, जो सिबलिंग्स, ओके। एंड भाई रिपु? भाई बहन। हम्म, रिपु का मतलब है शत्रु। ओके। इसके और भी नाम है। सेकंड हाउस को धन स्थान कहते हैं, कुटुंब स्थान भी कहते हैं। ये भावंड का भाई बहनों का स्थान है, वैसे पराक्रम का स्थान है। ये सुख स्थान है, वैसे माता का स्थान है। ये संतति का स्थान है, वैसे विद्या प्रेम प्रणय का स्थान है। ये रिपु शत्रु का स्थान है, वैसे रोग ऋण का स्थान है। ये 7th हाउस पार्टनर का स्थान है, पार्टनर लाइफ पार्टनर पत्नी हस्बैंड उसका स्थान है। ये मृत्यु का स्थान है। ये भाग्य स्थान है। ये कर्म स्थान करियर का स्थान है। ये लाभ स्थान और ये व्यय स्थान। तो इसको इस प्रकार से ये नाम से भी याद रखना है और नंबर से भी याद रखना है। नंबर में कंफ्यूजन नहीं करना है। ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर राशि 1 आती है तो फर्स्ट साइन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर सिंह राशि आती है तो फर्स्ट हाउस 5th साइन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। याद रखना, जब आप भाव देखोगे भाव के नंबर पढ़ना है, जब आप राशि देखोगे तो राशि के नंबर पढ़ना है। क्लियर? तो 12 भाव होते हैं और 12 भावों में से 12 साइन यहाँ पर नंबर जब आएंगे तो 12 राशि वो उसको ऑक्युपाई करते हैं, और जब ग्रह आएंगे तो ग्रह उस राशि में उस भाव में ऑक्युपाई हो जाएगा। तो ऐसा आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एक स्लाइड इंग्लिश में। फर्स्ट हाउस यहाँ पर 1 नंबर दिया है, इसलिए उसका हाउस का जो रूलर है वो एरिस है, मेष है, और उसका जो लॉर्ड है, मेष राशि का जो लॉर्ड है, एरिस का जो लॉर्ड है वो है मार्स प्लैनेट। और वो क्या दिखाता है? सेल्फ के बारे में, ये व्यक्तिमत्व दिखाता है। फर्स्ट हाउस से हम क्या रीड कर सकते हैं? किसी का व्यक्तिमत्व रीड कर सकते हैं, उसकी हेल्थ रीड कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी रीड कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड रीड कर सकते हैं। सेकंड हाउस क्या है? तो ये धन स्थान है, कुटुंब स्थान है। यहाँ पर जो राशि है वो टॉरस है, वृषभ राशि है। टॉरस राशि का लॉर्ड जो है वो वीनस है। और एक चीज यहाँ से देखी जाती है, ये वाचा स्थान भी है। जैसे राशि है, राशि से हम अपना पूरा बॉडी भी देख सकते हैं। ये मेष राशि अपना सर है, वृषभ राशि आंखें, मिथुन राशि जो है वो कान है, कर्क राशि फिर ऐसा नीचे आने तक पैर तक जो है आप ये उसका भी एक चार्ट है। मीन राशि है। तो इस प्रकार से आपको हर बार जो कंसीडर कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उस तरीके से उसके नंबर्स और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। सर जैसे ये फर्स्ट हाउस में एरिस राशि की जगह फर्स्ट हाउस में यहाँ है, पर 1 लिखा है इसलिए एरिस है। यहाँ पर जी। नंबर कुछ भी आ सकता है। हाँ, और यदि कोई व्यक्ति की राशि वृष है, वृषभ है, तो इधर 2 नंबर आ जाएगा। नहीं, तो नहीं, वो राशि कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। उधर 2 नहीं आएगा। ये जो नंबर यहाँ पर जो आता है वो उसका लग्न क्या है उसके ऊपर आता है, असेंडेंट क्या है उसकी के ऊपर आता है। राशि के लिए वो अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो फिर यहाँ पर राशि चंद्र आएगा, और चंद्रमा जहाँ पर है वहां पर उसकी राशि होती है। जहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो वो उसकी राशि होती है जी। और अगर लग्न कुंडली में देखने जाओगे तो ये लग्न कुंडली है, तो यहाँ पर जो है जो नंबर आया है वो राशि जो है वो उसका लग्न राशि है। वो थोड़ा सा आगे आएगा, एक एक चार्ट करते वो क्लियर हो जाएगा। अभी इस चार्ट से क्या पता चल रहा है आपको कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, ये सब ये एक्चुअली हाउसेस के नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये हाउसेस के नंबर की जगह पे इसको आप राशि नंबर भी रीड करते हैं। तब इसको पकड़ना है कि ये मेष राशि का स्थान है, ये वृषभ राशि का स्थान है, ये मिथुन राशि का स्थान है, ये कर्क का है, सिंह का है, कन्या का है, तुला का है, वृश्चिक का है, धनु का है, मकर है, कुंभ है और मीन है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और उसका जो नंबर आएगा, नंबर से वो ग्रह कौन सा है वो रूलर आएगा। एक को हमने क्या देखा है, मार्स रूलर है,
8 का मास रूलर है, यहाँ पर भी मास रूलर है। 2 और 7 में वीनस है, 2 और 7 में वीनस रूलर है। 3 और 6 में मर्क्यूरी है, 4 में मून है, 5 में सन है, 9 और 12 में जुपिटर है, और 10 और 11 में सैटर्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे, हर एक स्लाइड अलग अलग है, हर एक स्लाइड से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है, वो आपको याद रखना है। एक श्लोक ऐसे दिया है कि केवलम ग्रहम नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम सर्वमात्र कृतम कर्मम लोकवादो ग्रहाइति, कि जो ग्रहों में लिखा है, जो राशि में होरोस्कोप में आया है, वही आपका शुभ अशुभ नहीं कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप कर्म को महत्व देते हैं तो इसके ऊपर है, उससे आप जो है ये शुभ और अशुभ बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं उसके द्वारा किए हुए कर्मों से होती है, केवल और केवल ग्रहों और नक्षत्रों से प्रभावित नहीं होती, जो कि है समाज में व्याप्त एक गलत धारणा है। कहते हैं ना हम लोग कि दशा में जो आया है वो वैसे ही उसका फल होगा, ऐसा नहीं है। आप कर्मों से आपका फल जो है अशुभ का शुभ बना सकते हैं। क्लियर? तो मेरा नसीबी ऐसा है, मेरा कुंडली ऐसा है, खराब है, ऐसा रोते रहना नहीं है। आप उसको अच्छे कर्मों में लाओ और आप शुभ और अशुभ घटनाएं उसके जीवन में आएगी। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफिकेटर है, किसका सिग्निफिकेटर है वो। तो रवि ग्रह जो है वो आपका सोल है, आत्मा है। रवि को आत्मा कारक कहते हैं। रवि फादर है, पिता कारक है। रवि से आपकी हेल्थ पता चलती है, रवि से आपका इंटरेस्ट पता चलता है, रवि से आपकी माइंड की प्योरिटी जो है वो पता चलती है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है आपका वो पता चलता है रवि से। अगर रवि वीक है तो ये सब वीक होगा। रवि स्ट्रांग है, किसी का रवि उच्च है तो ये सब स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई ना। रवि नीच हो गया, ये स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई, तो ये सब कम रहेगा। रवि नीच है, हेल्थ के इश्यू रहेगा ही रहेगा, उसका माइंड प्योर नहीं रहेगा, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये सब जो है आप जज कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा से क्या देखा जाता है? चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक है। चंद्रमा मदर है, माता चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपका माता के साथ रिलेशन अच्छा, माता का आशीर्वाद अच्छा है। सक्सेस देता है, चंद्रमा सक्सेस देता है। चंद्रमा हैप्पीनेस देता है। चंद्रमा ब्यूटी देता है, सुंदरता देता है। व्हाइट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दूध, चावल, चांदी वगैरह, ये चंद्रमा के प्रोडक्ट्स हैं, उससे लाभ होता है, उसका लाभ होता है। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं। अगर कोई अनहैप्पी है, डिप्रेशन है, उसका चंद्रमा देखो। चंद्रमा एक तो वीक होगा, नीच राशि में होगा, चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ होगा, चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, चंद्रमा 6, 8, 12 में स्थान में गया होगा जो अशुभ स्थान है। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, और चंद्रमा की स्थिति भी पता चलेगी। चंद्रमा वीक है तो चंद्रमा के दशा काल में वो ज्यादा इफेक्ट देगा, चंद्रमा के अंतरदशा में ज्यादा इफेक्ट देगा। तो ये सब जो है फैक्टर जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ने हैं और उसको कोरिलेट करके ये आंसर देना है। तीसरा ग्रह है, प्लैनेट है मंगल। मंगल क्या क्या करता है? मंगल भूमि का कारक है, लैंड। मंगल आपको करेज देता है, मंगल आपको फाइट करवाता है, विक्ट्री देता है शत्रु के ऊपर। मंगल वाले लोग आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, लीडर क्वालिटी के होते हैं, करेजियस होते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, सोल्जर रहते हैं, टफ वर्क करते हैं। मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो एंगर भी रहते हैं। स्ट्रांग मंगल है लेकिन नीच में है तो एंगर में वो कुकर्म भी करते हैं। फ्रीडम को पसंद करते हैं, फ्रीडम देते हैं। तो ये सब जो है मंगल का स्वभाव है।
उसके बाद बुध, बुध से क्या पता चलता है? मदर साइड फैमिली जो है अपनी मातुल फैमिली, उसका पता चलता है कैसे है क्या है। ये स्ट्रांग है, अच्छा है, उच्च का है तो अच्छे रहेंगे, नीच का है तो उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा। बुध अगर जिसका अच्छा है उसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है। कंप्यूटर्स के लिए भी बुध देखा जाता है। नॉलेज, बुध से नॉलेज मिलता है। बुध वाले लोग जो है वो डिवोटी रहते हैं, डिवोशन से काम करते हैं, पोलाइटनेस उनमें रहता है। बुध ये युवराज है, राजकुमार है, तो चाइल्डनेस जो है वो उसमें रहता है। तो इस प्रकार से आपको ग्रहों से उसका कारकत्व पता चलता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। और ये सब कंफर्म कब होता है? तो ग्रहों की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो ग्रहों का स्ट्रेंथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एक निकालने के कई तरीके हैं, तो वो कैसे स्ट्रेंथ का प्लैनेट का स्ट्रेंथ निकालेंगे वो भी देखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सभी के पास ये ग्रह रहते, सभी के कुंडली में ये ग्रह रहते, लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ ही नहीं उसमें तो उसकी कुंडली लो क्वालिटी की हो गई। और जब उसके पास स्ट्रेंथ है तो उसकी हाई क्वालिटी की हो गई। सर एक प्रश्न था। हाँ पूछो। जैसे कोई ग्रह वक्री है या अस्त हो जाता है, तो वो क्या उसकी स्ट्रेंथ में कोई मतलब अंतर आता है? उसके कारण मतलब गया क्या कोई भी अस्तंगत ग्रह जो होता है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो गई ना। मतलब वो अस्तंगत ग्रह रहेगा तो कार्यनाश, उसका जो कार्य है वो कार्य का नाश होगा। हाँ। अच्छा, और वक्री है तो? वक्री ग्रह का रूल्स अलग है। अच्छा हाँ, तो वक्री ग्रह तो ये मतलब एक्चुअली में कोई भी ग्रह अस्त तो होता नहीं, वो क्या छिप जाता है या उसकी स्पीड कम ज्यादा होती है, इस वजह से वो रिलेटेड टू सन? ठीक है, सूर्य के पास जितने पास में ग्रह जाता है अंशों में, तो वो ग्रह असंगत हो जाता है। सूर्य अपने प्रभाव से उसको अस्त कर देता है। अच्छा ठीक है, तो असंगत ग्रह कार्यनाश करता है, असंगत ग्रह अच्छा नहीं होता है। लेकिन सूर्य और शुक्र ये दो ग्रह ज्यादा असंगत हो सकते हैं। वो हमेशा सूर्य के पास में रहते हैं, शुक्र और बुध। अच्छा, तो उसमें और शुक्र और बुध दोनों क्वालिटी है ना। देखो बुध अगर असंगत है तो मदर साइड फैमिली में प्रॉब्लम आएगा। हाँ, माता का सुख कम मिलेगा, मैथमेटिक्स उसका अच्छा नहीं रहता, नॉलेज में कमी रहेगी, डिवोशन, पोलाइटनेस, चिल्ड्रंस, ये सब उसमें कमी आएगी ना। तो कोई भी ग्रह असंगत होना ये तो पहली बात अच्छा नहीं है, वीक रहना अच्छा नहीं है। लेकिन जो है उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो उसको समझना ही हमारा काम है। उसको हम समझ सकते हैं, समझ के आइडेंटिफाई करके जो है उसको हम उसको जो भी परिणाम है, देखो कुछ पता चलेगा आपको तो उसके ऊपर कुछ असर होगा। सर लेकिन ये कुछ काल तक ही रहेंगे ना असंगत या जो कुछ है? नहीं, ग्रह जब कुंडली में होते हैं तो वो दोनों जो आप समझ रहे हैं ना, वो दोनों बातें अलग है। आपके कुंडली के ग्रह जो है, सपोज आपका बुध असंगत है तो जीवन भर असंगत रहेगा। हाँ, बराबर है। और अभी कुछ दिन पहले गुरु असंगत था, शुक्र का अस्त हुआ था, वो कुछ काल के लिए। हाँ, पीरियड के लिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो शुक्र आपका स्ट्रांग है लेकिन अभी असंगत है तो अभी आपको फल उसका कम मिलेगा। असंगत मीन्स? असंगत मीन्स उसका इंग्लिश वर्ड, उसका अच्छा वाला काल थोड़ा कम हो गया है ऐसा। असंगत कोई बोल सकता है? बोलो। उसका जो अच्छा नेचर है वो कम हो गया। नहीं, इंग्लिश वर्ड। हाँ, हिडन। नहीं, कम्बस। नो इट इज कम्बस। ओके, कम्बस। असंगत मीन्स कम्बस। हाँ, एक्सॉल्टेड मीन्स उच्च होगा, डेबिलिटेटेड नीच हुआ है, ये कम्बस हुआ है। उसका एक है अपने पास, एक चार्ट भी है इंग्लिश वर्ड्स का, वो भी सबसे लास्ट में मुझे याद करना, वो चार्ट में दे देता हूँ। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ सर, अगर फर्स्ट हाउस में आपका ग्रह दिखा रहे शनि और नंबर दिखा रहे 3, हाँ,
तो किसको, शनि के हिसाब से आपका कैरेक्टर डिसाइड होगा या 3 का जो स्वामी है बुध उसके हिसाब से आपका कैरेक्टर डिसाइड होगा? नहीं, क्या होगा अभी देखो, ये स्लाइड यहाँ पर 3 है, सपोज यहाँ पर आपका शनि है, शनि फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में, वहां पर 3 नंबर है, हाँ ठीक है ना। तो शनि फर्स्ट हाउस में, वहां पर 3 नंबर है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है 3 नंबर के हिसाब से बुध है। और शनि लॉर्ड किसका है? शनि लॉर्ड जो है वो आपका 8th हाउस का है, बराबर। 8th एंड 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। 8th हाउस ये निगेटिव स्थान है। तो कौन आया है आपके घर में? आपके घर में निगेटिव हाउस का जो ओनर है वो आपके घर में आके बैठा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना। ओके। हाँ, इस प्रकार से उसको देखना है। आएगा थोड़ा सा आगे आप जंप कर रहे हैं, वो भी बातें क्लियर हो जाएगी। एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो ये अभी यहाँ हम बुध तक आए थे। अभी गुरु क्या देता है? चिल्ड्रंस। जब भी गुरु किसी का अच्छा है तो उसके बच्चे अच्छे रहते हैं, बच्चों को सुख अच्छा मिलता है, बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है। स्पिरिचुअल साइंसेस में उसकी प्रगति होती है। मंत्र शास्त्र, पॉलिटिक्स, ओरेटरशिप उसकी अच्छी होती है। हाँ, वेल्थ उसको अच्छी मिलती है, उसके अच्छे कर्मा होते हैं। वो एक काउंसलर अच्छा बन सकता है, अगर गुरु अच्छा है तो टीचर अच्छा बन सकता है, ट्रेनर अच्छा बन सकता है। ये गुरु के क्वालिटीज है। फिर आते हैं शुक्र के क्वालिटीज क्या है? शुक्र लग्जरी, कंफर्ट, विलास का कारक है। तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, अच्छा शुक्र रहेगा तो अच्छे अच्छे वाहन मिलेंगे, व्हीकल्स मिलेंगे। आर्टिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, कोई कलाकार रह सकता है, सेलिब्रिटी बन सकता है, सेलिब्रेशन ये उसका एक शौक रहेगा। ऑल टाइप्स ऑफ प्लेजर उसको मिल सकते हैं, उसको सिद्धि मिल सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो शुक्र के कारण आपको मिलने वाला है। शनि जो है, शनि आपको हर्डल देगा, शनि पनिशमेंट देता है, शनि ग्रीड देता है। हाँ, टेरिबल सिचुएशन शनि की वजह से आती है अगर शनि निगेटिव है तो। शनि पॉजिटिव है तो ऐसे सिचुएशन से वो बाहर निकालेगा, लाइफ लॉन्ग लाइफ देगा अगर पॉजिटिव शनि है तो। ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आपको डेवलप करता है, ऑकल्ट साइंस का जो एजुकेशन आपको मिल सकता है। सभी प्रकार के इलनेस वो दूर करेगा। सभी प्रकार के इलनेस शनि के कारण ही होते हैं। कोई भी रूट कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस इज सैटर्न। शनि आपको देखना है, अगर किसी का हेल्थ का इश्यू है तो पहले शनि देखना है। माइंड का इश्यू है, मून देखना है। हेल्थ के बाकी इश्यू और उसके पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज है तो रवि देखना है। उसको करेज नहीं है तो मंगल देखना है। नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बुध देखना है। रिस्पेक्ट नहीं है तो गुरु देखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है उसका वो प्लैनेट का स्ट्रेंथ आपको चेक करना है और चेक करके उस प्रकार से उसको गाइड करना है। राहु केतु जो है आपका सक्सेस और स्टेटस के लिए है, ठीक है। हाँ, क्या कुछ क्वेश्चन? सर, when we said combust planet का, तो कोई भी planet in the same degree it becomes combust, but how many degree away हम लेंगे तो वो combust नहीं होगा। और हर एक planets के अलग अलग डिग्रीज है देखो, क्या? 5 डिग्री के अंदर रहेगा तो कम्बस्ट रहेगा। ओके। हाँ, 30 डिग्री है तो एक राशि में हो सकते हैं, लेकिन अगर 5 से 10 डिग्री तक है तो वो कम्बस्ट रहेगा। और जितना दूर है तो उतना उसका कंबशन का इफेक्ट जो है वो कम आएगा। वो तो एक साथ में तो है ना। Combustion is only with the sun, no भैया? Combustion was only with the sun, yes. So sir, till 10 degree we should consider, right? बाकी का, लेकिन युति का प्रभाव भी रहता है ना। बाकी ग्रहों में देखो, अस्तंगत जो दिखाया जाता है वो सन के साथ ही दिखाया जाता है, बराबर। yes. दूसरे ग्रह अगर पास में भी रहेंगे, 5 डिग्री के अंदर भी रहेंगे तो उसको अस्तंगत नहीं कहते, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही ना। इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगा? वो शत्रु है या मित्र है, उसके ऊपर से उसका इम्पैक्ट आएगा। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, ज्यादा है, उसके ऊपर से इम्पैक्ट आएगा। तो वो भी आपको कंसिडर करना ही है। डिग्रीज जितने क्लोज है उतना वो स्ट्रांग है,
जितना डिग्री no, I दूर want दूर है उतना वो वीक है। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन पूछो। Sir, wo, I understood that. So I was asking related to sun only. But okay, till 10 degrees, if it is near sun, we should consider combust. And is this degree 10 degree same for other planets with the sun? Means सब वो डिग्री like all other planets with the sun same रहेगा या वो vary करता है? सेम ही रहेगा ना। सन के Same, पास okay, कोई भी okay. पास में आएगा तो सन से वो अस्तंगत हो 10 जाता है। degree. यस, Okay, okay. Thank you, sir. सर अगर सन 29 डिग्री का है और जस्ट उसके नेक्स्ट राशि में कोई दूसरा प्लैनेट 0 डिग्री या 1 डिग्री में है, तो क्या उसको भी कंबस्ट माना जाएगा सर? कंबस्ट माना जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। अभी हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट का एक पीरियड होता है। जैसे हमने 12 भाव देखे, 12 हाउसेस देखे, तो 12 हाउसेस में से जब प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो उसको एक समय होता है। तो जब सन रवि ट्रांजिट करेगा तो 30 दिन एक हाउस में रहता है। चंद्र ट्रांजिट करेगा तो 2.25 दिन रहता है। मंगल ट्रांजिट करेगा तो 40-45 डेज हो जाते हैं। बुध रहेगा तो 30 डेज। जुपिटर जब उसमें से जाएगा तो 13 महीने एक हाउस में रहता है वो। शुक्र जो है वो 25 डेज। शनि 30 मंथ्स, 2.5 साल, इसीलिए उसको वो ढैया कहते हैं। और राहु जो है, राहु और केतु, ये 18 महीने एक भाव में, एक राशि में, एक स्थान में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि किसी का मून वीक है और वो कहीं से जा रहा है, लग्न से जा रहा है, 7th हाउस से जा रहा है, 4th हाउस से जा रहा है, तो वो आपको पता चलना चाहिए कि ये 2.25 दिन में बदल जाएगा, तो स्थिति बदल जाएगी। मंगल कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है, हिम्मत देता है, तो वो आपके पास कमी है। तो कब क्यों कम है? तो वो वीक हाउस में से जा रहा है या वीक होगा, तो उसकी स्थिति बदलने के लिए 45 डेज लगते हैं। तो ये सब पंचांग से पता चलता है कि कौन से प्लैनेट का ट्रांजिट कब और कहाँ पर हो रहा है, कौन से राशि से हो रहा है। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा समय जो लेता है वो शनि लेता है। एक घर में 2.5 साल रहता है, 30 मंथ्स रहता है। तो ये एकदम मंद ग्रह है। तो ये जो है लेजीनेस लाता है, मीन्स स्लो कर देता है। उसका काम है स्लो डाउन करना है। गुरु जो है वो 13 महीने रहता है। राहु केतु 18 महीने रहते हैं। तो ये 3-4 प्लैनेट जो है इसका ट्रांजिट कंसिडरेशन आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर शनि निगेटिव है तो 30 मंथ्स निगेटिव रहेगा। जुपिटर पॉजिटिव है तो केवल 13 महीने ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको समझने के लिए ये उसका जो ट्रांजिट का पीरियड है हर एक प्लैनेट का, ये पता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर होगा ये हमने देखी, दृष्टि देखी है। ये रवि के उच्च ग्रह, उच्च राशि देखी है। सूर्य की उच्च राशि मेष है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की मकर है, बुध की कन्या है, गुरु की कर्क है, शुक्र मीन, शनि की तूल, राहु मिथुन और केतु धनु। हाँ, अभी ये जो 12 भाव है, 12 स्थान जो हमने देखे, उसके कारक ग्रह जो कौन है, उसका रूलर कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो फर्स्ट हाउस का जो कारक है वो रवि है। फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह जो है वो रवि है, क्योंकि वो हेल्थ दिखाता है, व्यक्तिमत्व दिखाता है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड वगैरह सभी वहां से पता चलता है। तो वो रवि है। द्वितीय हाउस का जो कारक है वो गुरु है। तृतीय हाउस का जो है मंगल है। 4th हाउस का चंद्र और बुध है। पंचम स्थान का 5th हाउस का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। 6th हाउस का मंगल और शनि है। 7th हाउस का शुक्र है। 8म स्थान का शनि है। 9म स्थान का रवि और गुरु है। 10म स्थान का कारक है रवि, बुध, गुरु और शनि। 11 का गुरु है। 12 का शनि है। तो इस प्रकार से आपको हर एक हाउस के भाव के कारक ग्रह पता होना जरूरी है, और वो कारक ग्रह का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी 10म स्थान करियर का इशू है, तो करियर का कारक कौन है? रवि, गुरु, बुध और शनि। तो इसलिए आपको देखना है कि रवि, बुध और गुरु, शनि की हालत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है,
वो कहीं नीच तो नहीं है, कहाँ कहाँ बैठे, क्या स्थिति में, किसके साथ है, ये सब आपको कंसिडर करना है। तो इससे आप जो है 10th हाउस करियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सर इसमें हम खाली हाउस का ही जो लॉर्ड है उसे ही देखना है कि राशि के लॉर्ड को भी देखना है? नहीं, ये देखो हाउस का लॉर्ड अलग आ गया अभी, ये स्थान का फर्स्ट हाउस जो है, जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तब। यस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कोई अलग हो सकता है। फर्स्ट हाउस में अगर 2 नंबर है तो हाउस का लॉर्ड कौन हो गया है? वीनस हुआ है। लेकिन फर्स्ट हाउस का इंचार्ज, कारक का मतलब है इंचार्ज। ओके, फर्स्ट हाउस का इंचार्ज कौन है? रवि है। देखो अभी एक एक हाउस के ऊपर अगर जाते हैं आप, ये हाउस, इस हाउस में 1-2 ग्रह है, तो ये हाउस का रिजल्ट कैसे कैसे देगा? पहले वो जो बैठे घर वो देंगे, फिर वो जो नंबर लिखा है वो नंबर का लॉर्ड कौन है, वो शायद कहीं पर भी बैठा होगा, वो भी आपको रिजल्ट दे सकता है। उसका कारक ग्रह जो इंचार्ज कौन है वो भी आपको रिजल्ट देगा। तो ये हाउस का रिजल्ट जो है एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो उसको देख रहे हैं वो भी रिजल्ट देंगे। ओके। देखो जो ग्रह बैठे वो रिजल्ट देंगे, जिसके साथ बैठे उसके कॉम्बिनेशन में रिजल्ट देंगे, उस घर का मालिक कहाँ पर है, वो वहां से क्या कैसी स्थिति में है वो रिजल्ट देगा। इसका कारक जो है इंचार्ज कौन है वो रिजल्ट देगा। इसको बाहर से देखने वाले 3rd दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से देखने वाले ग्रह जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। तो ये सब आपको कंसिडर करना है। मतलब हर एंगल को हमें चेक करके ही बोलना है? बिल्कुल, हर एंगल चेक करना ही है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने सब एंगल चेक किए, क्योंकि एंगल तो बहुत है। हाँ जी। यस सर, यस। और वो इंट्यूशन से ही पता चलता है कि क्या चेक करना है। जी। किसी को आधा गिलास भरा हुआ दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। किसी को गिलास के बाहर का कचरा दिखता है, किसी को अंदर का कचरा दिखता है। सर इसका मतलब यह है कि भाव का स्वामी जो है वो कारक ग्रह है? नहीं, भाव का स्वामी कारक नहीं। अभी ये भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। लेकिन इसका कारक रवि, लेकिन फर्स्ट हाउस का कारक रवि है। हाँ, इस केस में वो 5th हाउस का स्वामी है। वो बदलते रहेगा। ये देखो फिक्स नहीं है भाव आपका जो है, ये भाव फिक्स है। ये फर्स्ट हाउस है, ये फिक्स है। लेकिन फर्स्ट हाउस में कौन सा राशि आएगा ये फिक्स नहीं है। नहीं है। फर्स्ट हाउस का कारक जो है, वो फिक्स है। मतलब सर रवि जो है फर्स्ट हाउस में कैन यू प्लीज म्यूट? हो रहा है सर जी राशि का स्वामी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वही सिर्फ अनम्यूट करो, बाकी के म्यूट रखो तो आवाज थोड़ा क्लियर आएगा। हाँ, मतलब सर कि जैसे इसका ये पहला ग्रह है, इसका कारक तो रवि फिक्स है। अब मान लो यहाँ की जगह 7 लग्न में 6 आया तो 6 मतलब वो कन्या राशि हुई। कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो वो उसको उस तरीके से प्रिडिक्ट करेगा। अब बुध कहाँ बैठा, वो उससे उसका क्या रिलेशन बन रहा है, हाँ वो भी है। बुध के ऊपर कौन देख रहा है, बुध को कौन कौन देख रहा है वो भी आता है। वो बुध को कौन कहाँ से देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, वो एक अलग प्रिडिक्शन। बुध किसके साथ बैठा है वो भी एक अलग से आ जाएगा। सब इसकी भी डिग्री देखी जाएगी, सब रूल लगा, डिग्री भी देखी जाएगी। वो नीच है, ऊंच है, असंगत है, वो सब देखा जाएगा। अभी एखादा ग्रह उच्च है लेकिन उसको नीच ग्रह देखता है, वो भी एक योग बन जाता है। योग बन जाता है। हाँ, क्योंकि नीच ग्रह को उच्च ग्रह देख रहा है तो नीचभंग राजयोग बन गया है। तो ऐसे भी योग, ऐसे भी योग बन, दृष्टि से वो ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। घट भी जाती है। वो दृष्टि देने वाला ग्रह कैसा है उसके ऊपर है, वो किस स्थान से कैसी दृष्टि डाल रहा है। देखो आपके साथ, आप सवेरे एक फ्रेंड के साथ थे, दोपहर में एक के साथ थे, तीसरे के साथ शाम को थे, तो तीनों का असर अलग है ना आपको पहचानने में। पहले कोई गुंडे के साथ थे, दोपहर में कोई संतों के साथ मिले, शाम को कोई सेलिब्रिटी के साथ मिले, तो आपका स्वभाव बदल गया। सारे एंगल के हिसाब से आपका एटीट्यूड भी बदल। यस ऐसे। हाँ यस, अभी अगला क्वेश्चन। सर अगर लग्न कुंडली देखते हैं
और 5th हाउस में 1 एंड राहु लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है? हाँ, तो 5th हाउस में ये देखो लग्न कुंडली देखा है, सपोज आपका लग्न कुंडली जो है 1st हाउस में 1 ही आएगा, तभी ये 5th हाउस में 5 आएगा ना, ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप? यस सर। फर्स्ट हाउस में नंबर क्या है? 1 ही है। 1st हाउस में 9 एंड नेपच्यून लिखा है। हाँ, 9 लिखा है ना, तो 1st हाउस में 9 लिखा है, इसका मतलब है 9 नंबर की राशि कौन सी है? धनु राशि है। जी। तो इसका जो लॉ, ये लग्न जो है आपका धनु है, पहली बात। दूसरा, धनु राशि का स्वामी जो है गुरु है। गुरु वो गुरु जो है ये लग्नेश है, लग्नेश लग्न का स्वामी जो है वो गुरु है। अभी वो गुरु कहाँ पर बैठा है वो आपको देखना है। और ये हाउस का अगर आपको इम्पैक्ट देखना है, इसको चेक करना है, तो इसका कारक ग्रह रवि कहाँ पर है वो भी आपको देखना है। ठीक है, 3 बातें हो गई। एक इसका स्वामी कहाँ बैठा है वो, और फिर उसके बाद में इसका कारक कहाँ पर है, और उसकी स्थिति कैसी है, दोनों की स्थिति कैसी है। सपोज ये इसका 9 लिखा है, गुरु है, और गुरु आपका ये 8 में गया है, 6 में गया है, 12 में गया है, वो अभी सिखाया नहीं आपको। ये 6, 8, 12 जो है ये निगेटिव हाउसेस है। ओके। यहाँ पर 9 लिखा है और यहाँ पर ही आपका जुपिटर है, तो ये पॉजिटिव हाउस है। 1, 5, 9 पॉजिटिव हाउस है, वो आएगा कल, आगे जाएंगे हम लोग। और तो इस प्रकार से आपको अभी जो प्रिंसिपल है ना, बस वो एक ही प्रिंसिपल लगा के देखना है, लेकिन रिजल्ट नहीं देना है, उसका एक रिजल्ट बाजू में लिख के रखना है। सभी प्रिंसिपल लगाने के बाद सभी का क्यूमुलेटिव रिजल्ट जो आता है वो परफेक्ट रिजल्ट होता है। ओके ओके, थैंक यू सर। यस। और क्या है, किसका क्वेश्चन था? So later on, आप कि कैसे किसको कंसिडर करके कितना इफेक्ट उस पे पड़ेगा, लाइक दैट, हाउ टू कंसिडर। ओके। लेकिन ये सब याद रखना है, कोई भूलना नहीं है। एक भी चीज यहाँ पर भूलने के लिए बताई नहीं है, सबको कंसिडर रखना है। बहुत एक तो पहले से निकाल के सॉर्ट करके मिनिमम दिया है, ये तो आपको कंपलसरी इतना तो देखना ही है। ये देखे बगैर अगर आप ज्योतिषी कहोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। और जो लोग ये नहीं पढ़ते ना, तो फिर वो इधर उधर ही देख देते, फिर उनको एक कुछ तो भी दिखाई देता है कि गुरु अच्छा है या गुरु खराब है, या फिर इनका मंगल बहुत अच्छा है, और उसी के ऊपर घूमते बैठते हैं। तो केवल मंगल कुछ नहीं करेगा, एक उंगली अच्छी है कुछ नहीं होगा, 5 उंगली अच्छी रहेगी तब जाके कुछ काम बनेगा। और हर एक उंगली का अपना अपना काम है। जब हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज सबसे पहले देखनी है, फिर क्या देखनी है, फिर क्या इसके अभी स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा है, DTP डालने के बाद, डेट टाइम प्लेस, ये डालने के बाद तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये उसके समझ लो। ऐसा समझो कि आप ये 5 लोग जो है, तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये आपके एम्प्लॉय है। 5 मैनेजर, मेरे पास 5 लोग काम करने के लिए है। एक तिथि है, दूसरा वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है। सवेरे सवेरे मुझे पता चलेगा आज वार क्या करने वाला है, नक्षत्र क्या करने वाला है, तिथि क्या करने वाली है, योग क्या करने वाला है, ये कर। अगर 5 अच्छे है तो मेरा दिन अच्छा जाने ही वाला है। अच्छा। अगर उसमें कुछ कमी आए तो मुझे पता है कि आज नक्षत्र खाली हाथ वापस आने वाला है। शाम को मैं पूछूंगा कि भाई क्या काम किया आज? सर आज कुछ नहीं किया। तो ये इस प्रकार से काम देगा, समझ आए? ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो ये नक्षत्र वार तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये आपके लिए शुभ है या नहीं है, ये सब चार्ट से आपको पता चलेगा। कल का जो स्लाइड दिया है उससे आप डेफिनेट उतना तो पता कर सकते हैं ये आपके लिए शुभ है या अशुभ है। बराबर है। नक्षत्र रोज बदलता है, तिथि रोज बदलती है, वार रोज बदलता है, योग बदलता है, करण बदलता है, ये रोज बदलेगा। रोज अलग अलग कुछ आने वाला है। आज मेरे लिए 3 अच्छे हैं तो मेरा 60% दिन अच्छा जाएगा। कल मेरा सपोज 20 तारीख को मुझे मेरे लिए 5 अच्छे हैं तो 20 तारीख का दिन मेरे लिए 100% अच्छा रहेगा। आज मैं लिख के देता हूँ। अगर किसी के दिन 4 खराब है, 1 ही अच्छा है, उस दिन शांति से बैठना है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो 20% ही सफलता मिलने वाली है। तो ये गाइडलाइंस इससे मिलती है। और गाइडलाइंस लेने से क्या होता है, आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। हर्डल्स दूर तो नहीं होते हैं, लेकिन धक्का कम लगता है आपको। आप जब देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर का बोर्ड देखते हैं तो आपको धक्का नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड देखने के बाद आप गाड़ी स्लो कर देते,
पार कर देते हैं। लेकिन जी। बोर्ड नहीं दिखाई देगा तो आप तो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी जोर से चलाओगे तो धक्का बैठेगा। तो ज्योतिष का अर्थ ये है, ज्योति का मतलब है लाइट। गाड़ी चलाते समय लाइट कितना देखना है, 50 मीटर 100 मीटर। आप 2 किलोमीटर का लाइट थोड़ी देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर के आगे खड्डा है क्या नहीं, वो तो जब आगे गाड़ी जाएगी तभी दिखेगा। तो इसे ज्योतिष में ये ट्रांजिट देख के हुए अभी करंट आपको देखना है, एक जनरल आपको पता चलेगा कैसा है, और फिर अभी का समय कैसा है, ये महीना 2 महीने, आज का दिन कैसा है, हफ्ता कैसा है, महीना कैसा है, कौन सी दशा कब बदलने वाली है, तब तक कैसा है, ये आप इतना देखना है और आगे आगे बढ़ना है। एकदम 3 साल के बाद क्या होगा वो आज देखने की जरूरत नहीं है। Sir, हाँ these are 1 to 12 houses. हाँ So usually we take 1 to 12 rashis, right? Like वैसे ही. So we associate उसका properties like first house, let's say properties for first rashi like that, like Aries का वैसे, which is related to the head. तो वैसे हम like just for understanding हम वैसे relate करते हैं, right? To 1 to 12 वैसे. So that and then the Karak house, Karak lords you told were different. So means we have to consider both while doing. यस Like ये तो अभी 1 2 3 ही आ गया, ऐसे आपने 100 बातें कंसिडर करनी है, किसी एक No, बात से I नहीं, हर बात जो है उसी के लिए हाँ। कंसिडर करनी है। देखो जब आपको कारक देखना है तो सभी के कारक एक बार देख लो, फिर उसके बाद आपका हाउस का लॉर्ड देखना है तो लॉर्ड देख लो। तो इस प्रकार से उसकी दृष्टि देखनी, किसी एक हाउस को आपको करना है, अभी करियर देखना है तो 10th हाउस में क्या है, 10th हाउस का लॉर्ड किधर है, 10th हाउस का कारक कहाँ पर है, वो कैसी स्थिति में है, किसकी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, ये पूरा देखना है, ऐसे सभी बातें देखनी। Okay, no, I was saying that we connect like that, right? Like for usually first house, when we see, I'm not talking about Lagna, Lagna Rashi or Lagna Lord or anything. वो all those things वो देखना है, वो समझ गए. I'm just saying कि अभी 1 to 12 houses and 1 to 12 राशिस, तो उसका फर्स्ट हाउस फर्स्ट राशि के साथ हम थोड़े प्रॉपर्टीज कनेक्ट करते हैं, एंड देन इवन कारक का फर्स्ट हाउस का कारक लॉर्ड. So we take first house Aries, उसका lord is मार्स so होगा, Mars, then Karak Sun, यस and then Lagna Rashi and उसका lord, and any other planets are sitting over there that. So all these things यस यस आपको ये सब चीजें देखनी है, we have to consider. यस कंसिडर करना है, और जितना ज्यादा चीजें कंसिडर करोगे उतना एक्यूरेट आप रिजल्ट दे पाओगे। किसी को इग्नोर नहीं करना है, कोई छोटा सा फैक्टर भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो एक कारक ग्रह का बहुत अहम रोल होता है, कारक ग्रह आपको पता होना चाहिए। फिर कारक ग्रहों का जो समय है, ग्रहों का काल ट्रांजिट का, वो भी पता होना चाहिए, तो उससे भी आपको एक आइडिया आ जाता है, समय पता चलता है कि कब क्या हो सकता है, कितना उसके लिए सोचना है। ठीक है, तो ये रवि को जो है 3 ग्रहों का कारक दिया है, सन को 1, 10 और 11। ठीक है, चंद्रमा को चौथे घर का कारक है, मंगल को 3 और 6 घर का कारक है, 3rd and 6th हाउस, बुध को 4th and 10th हाउस का कारक है, जुपिटर 2, 5, 9, 10, 11, 5 ग्रहों का घरों का 5 स्थानों का कारक ग्रह है गुरु। तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया गया है कि गुरु अच्छा है तो 5 घर अच्छे बना दिए उसने, गुरु अगर खराब है तो 5 घर को वीक कर दिया है। शुक्र एक घर का 7वें घर का कारक है, 7वां घर लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप का घर है, शुक्र अगर खराब है तो गया लाइफ पार्टनरशिप चला गया। चंद्र अगर खराब है तो घर सुख ही गया, ये सुख स्थान का कारक है क्योंकि 4th हाउस सुख स्थान देखा जाता है। तो इस प्रकार से उसको आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है ना अभी कि रवि अगर खराब है तो व्यक्तिमत्व गया, उसका करियर गया और लाभ गया। चंद्र खराब है तो उसका सुख स्थान चला गया। मंगल खराब है तो उसका 3rd हाउस सिबलिंग्स भाई बहनों का स्थान और रोग ऋण शत्रु का स्थान वो भी गया।
बुध अगर खराब है तो सुख और करियर चला गया। गुरु खराब है तो 2 फैमिली, धनस्थान। 5वां जो है संतति, विद्या, प्रेम प्रणय का स्थान। 9वां जो है वो भाग्य स्थान। 10th हाउस जो करियर का स्थान और लाभ स्थान। इतने स्थान खराब हो गए। शुक्र खराब हो गया तो 7th हाउस खराब हो गया, लाइफ पार्टनरशिप खराब हो गई। शनि अगर खराब है तो 6, 8, 10 और 12। 6th हाउस से क्या देखा जाता है? 6th हाउस से रोग, ऋण, शत्रु। 8th हाउस से दुर्दैव आपका। 10th हाउस से करियर और 12th हाउस से जो है आपका व्यय, खर्चा। तो इस प्रकार से कि कारक जो ग्रह है वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है और कितना स्ट्रेंथ है, ये पता होने से आपको वो स्थान का जो है आप रिजल्ट जो है प्रेडिक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कर्म स्थान है तो कर्म स्थान 10वां स्थान है कि जो कारक ग्रह है वो सूर्य भी है, बुध भी है, गुरु भी और शनि भी है। तो ये चारों में से 2 अच्छे हैं, 2 बुरे हैं, ऐसा 50% कैसे उसको कंसीडर? वही 50%। 2 अच्छे, 2 बुरे, 50%। बुरे जो है वो स्लाइटली बुरे हैं तो उसमें भी परसेंटेज में कमी आएगी। और जैसे मान लो इसका खुद का जो घर का मालिक है वो अच्छे स्थान और पर एक है, याद रखो, जब वो बुरे है, सपोज क्या बोला आपने, बुध और रवि और बुध वीक है, लेकिन वो कब असर देते हैं? जब ग्रह उसके ट्रांजिट में आ रहते हैं, दशा में रहते हैं, तभी उसका असर मिलता है। हमेशा के लिए एक कंसिडरेशन है, लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट जो है उसकी दशा में रहेगा, रूलर रहेगा। और एक चीज और, जैसे जो कारक ग्रह है उनके ऊपर किसकी दृष्टि है या उस घर के मालिक पर किसकी दृष्टि है? दोनों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? नहीं, जो स्ट्रांग है वो माना जाएगा ना। ये देखो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माना जाता है। दशम घर का मालिक शुक्र है और मान लो वो अच्छा है और उस पर दृष्टि भी अच्छी है, लेकिन जो उसके कारक ग्रह है उनकी पोजीशन खराब है, तो हम फर्स्ट किसको कंसीडर करें? मतलब फर्स्ट जो उसका मालिक है उसको फर्स्ट करेंगे, उसको फर्स्ट कारक सेकेंडरी हो गया। कारक सेकेंडरी होगा, ठीक है, क्योंकि मालिक है, कारक का तो जवाबदारी दिया है। हमारे मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के कारक हैं, लेकिन पालक मंत्री वो स्पेसिफिक हो गए मेरे डिस्ट्रिक्ट के, और मेरा घर मेरी जिम्मेदारी, वो सबसे पहले। ठीक है, कारक ग्रह के पास भी जाओगे तो वो बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो स्थान का स्वामी, और कारक ग्रह की दशा और उस स्थान के स्वामी की दशा, उसमें भी उसी की दशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस, उसी की दशा, वही सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, पहले जो स्थान है वो स्थान का स्वामी, फिर स्थान के स्वामी के बाद में वो उस स्थान की दशा, स्वामी की दशा, फिर उसके बाद कारक, फिर उसके बाद उसमें आने वाले ग्रह, फिर वो शत्रु मित्र है वो स्थिति, फिर उसके सभी को मिला के वो प्लैनेट की स्थिति क्या है। आपके पास एक चाकू दिया हुआ है, उसको धार ही नहीं है, क्या करोगे उसको? वो उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी धार है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो भी प्लैनेट है उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और कितनी कैसे पॉजिटिव, ये कैलकुलेशन हर एक ज्योतिषी का अलग अलग वो विचार होता है, तो उसी के कारण जो है ये मत भिन्नता आती है, एक मत नहीं होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर कोई प्लैनेट अपने ही कारक स्थान में बैठ जाए सर, फॉर एग्जांपल अगर गुरु ग्रह 5th हाउस में बैठ जाए और 5th हाउस मान लीजिए धनु राशि का है, और है, धनु राशि का है, अपनी राशि का है। देखो नहीं सर, 5th हाउस में सर 5th हाउस का कारक ग्रह गुरु ग्रह है और 5th हाउस में मान लीजिए मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि में मिथुन राशि का स्वामी, यस, मिथुन राशि में गुरु बैठा है और मिथुन राशि का स्वामी जो है वो बुध है, और फिर गुरु और बुध की रिलेशन भी देखना है। गुरु और बुध की जो मैत्री है वो कैसा है, कितना है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो एनिमीज है, कारक स्थान में, ये नहीं होगा। कारक स्थान में बैठ गया तो उसको अच्छा करेगा क्या गुरु वहां पे? कि
कारक स्थान में बैठेगा तो एक प्लस पॉइंट हुआ ना, प्लस पॉइंट, हाँ वो प्लस पॉइंट हुआ है, लेकिन वो शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु के घर में आप कुछ नहीं कर सकते, वो निगेटिव पॉइंट हुआ है। लेकिन फिर उसके ऊपर अगर किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि है या लग्न ग्रह की दृष्टि है तो वो एक इम्पैक्ट आता है, शुभ ग्रह की दृष्टि, और फिर उसके बाद ये 12 भावों की दृष्टि, दशमेश की दृष्टि, 10th हाउस की दृष्टि, वो भी होता है। अगर आप गुरु 5th हाउस में है और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में गया है और 2nd हाउस का लॉर्ड गुरु है, तो आप एक दूसरे के घर में बैठे हैं, मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में हैं, दोनों एक दूसरे के घर को सुरक्षित रखेंगे। तो ये सभी फैक्टर्स है, ये ऐसे सब फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है और करते रहना है। Sir, if any planet is debiliated and it is sitting in Karak house, okay, like उसके खुद के Karak house में, so then will it be still beneficial? वीक हुआ, नहीं नॉट Weak, बेनिफिशियल, but वीक हुआ, sitting in Karak house, still it will be considered still, weak. हाँ यस, स्टिल इट इज, ही इज वीक बट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। Okay, and what about in its dasha? और वो भी दशा में ज्यादा फल देता है। Okay. परिणाम जो है ग्रह अपनी दशा में परिणाम देते हैं। So even though it's debiliated sitting in its own house, and if its dasha comes, even though it's debiliated, it will give good result. ठीक रिजल्ट देंगे, एकदम गुड नहीं, गुड अगर वो पॉजिटिव होता तो गुड रिजल्ट देते हैं। अच्छा, ठीक रिजल्ट ठीक रिजल्ट देंगे। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? सर क्या हम बाद में कोई सैंपल कुंडली लेके देख सकते हैं? देखेंगे ना, सभी का कुंडली लेना है, आप अपना अपना कुंडली भी लेते रहो और सभी का कुंडली भी लेंगे, जैसे समय मिलेगा यहाँ पर लेंगे ना सैंपल, एक 4-5 कुंडली तो लेंगे। ओके सर, ठीक है, तो अभी हम लोग आज यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा ये आज का हेवी है कल से, तो लेकिन ये बार बार पढ़ो और इसका भी रिकॉर्डिंग और ये दोनों दे देता हूँ, सुनो और अपना होरोस्कोप निकाल के उससे कंपेयर करो, उसको रीड करो, उसमें आपको ये बहुत चीजें आप पता चलेगी कि आपके 12 हाउसेस में कौन से हाउसेस में कौन कौन प्लैनेट है, फिर उसके बाद में वो किस स्थान के स्वामी है, यहाँ पर कौन है, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, 12th हाउस में वो प्लैनेट तो 9 ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सभी हाउसेस में कोई प्लैनेट आता है, लेकिन उसका एक लॉर्ड तो होता है ना, तो लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, किसके साथ है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, फिर उसके बाद में रवि के साथ कौन कितना अंश के ऊपर, डिग्री के ऊपर, वो भी देख लो, अस्तंगत है या नहीं है। फिर हर एक स्थान में कोई नीच है तो नीच कौन है, उसका क्या, कौन से हाउस का स्वामी है, वो कौन से हाउस का कारक है, वो भी आप देख लो। जो साथ में बैठे उसमें शत्रु मित्रता वो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। अपने लिए अभी थोड़ा सा रहेगा, घर के सभी फैमिली मेंबर्स के होरोस्कोप निकालो, प्रिंट आउट निकाल के देखो, लिख के रखो, हर एक के बारे में, हर एक के लिए एक पेज लिख के रखो। देखो मैं मेरी कुंडली 1 लाख बार देखा है, फिर भी अभी कुछ देखता हूँ तो नया कुछ मिलता है, तो लिखते रहो ना कि ये पॉइंट आपको पता चला, कल और कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करो, आप एटलीस्ट 5 कुंडली का तो भी कर लो। सर ये एस्ट्रोसेट सॉफ्टवेयर में लग्न कुंडली वो देखना है क्या? हाँ, लग्न कुंडली देखना है, लग्न कुंडली देखना है, अभी रीड करना है, लग्न कुंडली रीड करना है, यही हम सिखा रहे हैं। देखते हैं आगे चल के और 2-3 कुंडली कैसे है, क्या है, वो भी बताएंगे। अभी तो आज के लिए आप लग्न कुंडली देखो, और उसमें जो लिखा हुआ जो है ना, टेक्स्ट जो पार्ट है, प्रेडिक्शन लिखा हुआ है, वो बहुत जनरल होता है। हाँ, वो आप पढ़ लो, लेकिन बहुत जनरल होता है, उससे ज्यादा अच्छा आप बताएंगे 4-5 दिन के बाद, उससे ज्यादा स्पेसिफिक आप बता सकते हैं। ओके, जय गुरुदेव। ओके सर, जय गुरुदेव। सर आज का पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। थैंक यू सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। ये चैनल पार्टनर प्रोग्राम का इसी में कंटिन्यू होगा क्या? चैनल पार्टनर प्रोग्राम, हाँ आज
जो है चैनल पार्टनर के लिए मैं एक 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ और 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से एक आधा घंटे के लिए रुकेंगे। ठीक है, जो जो चैनल पार्टनर प्रोग्राम में है तो मैं दूसरा नया लिंक भेज देता हूँ, अपने ग्रुप में आएगा, उस ग्रुप से फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे और एक आधा घंटा ही लेंगे। मेरे पास अभी पावर नहीं है, बैटरी कितना है पता नहीं। हाँ, लेकिन मिलते हैं और चैनल पार्टनर का ओपनिंग हम लोग कर लेते हैं, इनॉग्रेशन, और क्या क्या कैसे कैसे रहेगा वो सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ आपको। ठीक, ओके, जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव।